बच्चे अब हम करने लगे हैं रिवीजन अपने नेक्स्ट चैप्टर की, नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा प्लीज। जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बात करते हैं तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे लिए पढ़ाना बड़ा आसान है। मैं आपको पढ़ाऊंगा तो ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेगा, मैथ्स टू मैथ्स 1.5 आवर में शायद खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन आपके लिए पढ़ने में इसको टाइम लगेगा। मतलब मैं जो पढ़ाऊंगा वो आपको समझ आ जाएगा, याद भी हो जाएगा, लेकिन जो हमारी बुक्स हैं, जो हमारा मॉड्यूल है या जो मेरी JIGL की बुक आती है उसके अंदर इसकी थ्योरी बड़ी ज्यादा है। मतलब कहने का मतलब है कि ये एक टॉपिक ऐसा है, जैसे आपको कभी बिजनेस स्टडीज याद होती होगी अपने टाइम में, तो आप क्या करते होगे 12th की क्लास में बिजनेस स्टडीज में आप देखते होगे एक पैराग्राफ है, उस एक पैराग्राफ में 12 लाइनें हैं, लेकिन आप देखोगे एक ही लाइन है, बार बार उसको अलग अलग तरीके से मोल्ड करके बोला हुआ। बात वही है, घूम फिर के क्रक्स सेम आ रहा है। इन द सेम मैनर जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बात करते हैं तो ये वाला जो चैप्टर है ये पढ़ाना आसान है मेरे लिए, आपको याद भी हो जाएगा, लेकिन जो इसके अंदर आपको थोड़ी सी कहानी लिखनी है वो आपको देखनी पड़ेगी। रीजन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कोई एक्ट नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में कोई सेक्शंस नहीं है, ये एक बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। जैसे हमने लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ा था, क्या अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पढ़ा था, उसके अंदर कोई सेक्शन थोड़ी थे। तो कहने का मतलब ये भी कोई एक्ट नहीं है, ये कोई कोड नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी कुछ प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस दे रखे हैं जो बहुत बेसिक है और हमें सब कुछ समझ आएगा, याद भी हो जाएगा। बट यस, इस टॉपिक को आपको एक बार मेरी वाली बुक से एटलीस्ट चार्ट से नजर मार लेनी चाहिए इसको पढ़ने के बाद, राइट। पहले सुनिएगा मेरी बात को, किताब को, नोट्स को, सबको भूल जाओ, पहले सुनिए। टॉपिक का नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। क्या इससे समझ आ रहा है लॉ फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव या लॉ फॉर एडमिनिस्ट्रेशन? यस और नो? सर यहां एडमिनिस्ट्रेटिव का क्या मतलब है? यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब है एग्जीक्यूटिव बॉडीज या एग्जीक्यूटरी बॉडीज। याद आ रहा है, मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आपको याद आ रही हो तो, कि कॉन्स्टिट्यूशन में 3 बॉडीज हैं। लेजिस्लेचर लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटरी बॉडीज उन लॉ को एग्जीक्यूट करती है, हाँ या ना? यस और नो? भाई कंपनीज एक्ट बनाया किसने? पार्लियामेंट ने। उसको एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, हाँ या ना? यस और नो? ROC, रीजनल डायरेक्टर, NCLT, सही बोल रहा हूं मैं? पासपोर्ट के लिए लॉ बनाया पार्लियामेंट ने, उसको कौन हैंडल कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। उसके अंडर कौन आ रहा है? पासपोर्ट डिपार्टमेंट आ रहा है। यस और नो? ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट। कहने का मतलब जितनी भी एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं, जितनी भी एग्जीक्यूटरी बॉडीज है, ये उनके लिए कानून बना है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी बात बताता हूं, सुनिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। एक बार बताओ, पासपोर्ट डिपार्टमेंट को पासपोर्ट बनाने की जो पावर है वो किसने दी? पासपोर्ट डिपार्टमेंट को पासपोर्ट बनाने की पावर दी लेजिस्लेशन ने, हाँ या ना? लेजिस्लेशन, पासपोर्ट एक्ट ने। वो पासपोर्ट एक्ट पास किसने किया होगा? पार्लियामेंट ने किया होगा। मतलब पार्लियामेंट क्या करता है? लॉ बनाता है, लॉ बना के एक बॉडी को अपॉइंट कर देता है कि ये लॉ को आपने एग्जीक्यूट करना है। लेकिन जो सरकारी लोग उस बॉडी में होते हैं, आपको नहीं लगता वो अपनी मनमानी करते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं, हमारा काम भी नहीं करते, कल आना परसों आना वगैरह वगैरह? यस और नो? तो कहता है उस केस में अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो क्या हम कोर्ट में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। इसका मतलब एग्जीक्यूटिव बॉडीज जो है उनको पावर कहां से मिलती है? लेजिस्लेचर से मिलती है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज जो है या जो एग्जीक्यूटरी बॉडीज है, मैं इन्हें बोल सकता हूं एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, मैं इन्हें बोल सकता हूं एग्जीक्यूटरी बॉडीज, मैं इन्हें बोल सकता हूं डेलीगेटेड बॉडीज, हाँ या ना? ये डेलीगेटेड बॉडीज है। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट ने इन्हें काम डेलीगेट किया है। यस और नो? यार आप एक चीज बताओ ना, बड़े ध्यान से सुनना, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। मेरी वाइफ का नाम शादी से पहले नेहा सूद था, शादी के बाद नेहा वोरा हो गया, सरनेम चेंज हो गया, फिर हमने उसका पूरा नाम चेंज कर दिया, मेरी वाइफ का, उनका पूरा नाम चेंज करके हमने समीक्षा वोरा कर दिया। अब हुआ क्या, मेरे जो बच्चे हैं उन दोनों के बर्थ सर्टिफिकेट में भी मां का नाम चेंज होना था। बड़े बेटे के बर्थ सर्टिफिकेट में उन्होंने समीक्षा वोरा कर दिया, सेकंड में कहते हैं जो छोटे बेटे के सर्टिफिकेट पे, नहीं जी चेंज तो कभी भी नहीं होता। मैंने कहा जी आपने किया अभी थोड़े दिन पहले, ये देखो बड़े बेटे के सर्टिफिकेट पे। सर वो हो गया होगा, अब ये नहीं हो सकता। मैंने कहा ये क्या बात है यार, या तो वो भी ना होता, और अगर उसमें चेंज किया है तो भाई छोटे में भी चेंज करना बनता है। यस और नो? तो कहने का मतलब क्या हुआ? नहीं सर हम तो नहीं करते। मैंने कहा ठीक है फिर दो, मैं आपके अगेंस्ट एप्लीकेशन डालता हूं फिर कोर्ट में। अच्छा सर देखते हैं, चलो करते हैं। तो बच्चे कहने का मतलब है कि जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज है उसमें जितने भी ऑफिसर्स हैं वो अपनी मनमानी ना कर सके, उसके लिए ये लॉ बनाया गया है। सिंपल सी बात है।
अच्छा देखो, एक चीज समझना, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ किसके लिए है? क्या ये कंज्यूमर के लिए है, क्या ये पब्लिक के लिए है, या ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के रूल्स बताता है? ये बताता है कि जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं उनके क्या रूल्स हैं, उनकी क्या पावर्स हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं, उनकी क्या गाइडलाइंस है, उनकी क्या ड्यूटीज है। सिंपल सी बात है। मैं आपको ना एक एग्जांपल दे रहा था, सुनना बड़े ध्यान से। मेरा एक फ्रेंड है, उसका क्या हुआ कि पासपोर्ट, उसने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया, कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, क्रिमिनल ऑफेंस है वो, तो उसके अंडर केस चल रहा था। तो जब तक वो केस चल रहा है तब तक उसको पासपोर्ट जो है वो 1 साल से ज्यादा के लिए नहीं मिल सकता, जबकि जेन्युइनली पासपोर्ट कितने टाइम के लिए मिलता है? 10 साल के लिए। तो जब उसने अप्लाई किया पासपोर्ट के लिए, तो पासपोर्ट डिपार्टमेंट ने बोला कि जी हम आपको पासपोर्ट बना के देंगे, लेकिन सिर्फ 1 साल के लिए। वो कहता है सर 1 साल के लिए बना के दोगे तो वैसे ही फायदा नहीं है। कहते पासपोर्ट डिपार्टमेंट ने बोला क्यों फायदा नहीं है? कहता सर एक चीज बताओ, मुझे अमेरिका जाना है मेरे कजन की शादी में, मेरे कजन है, उसका साला था बेसिकली, तो मेरे ब्रदर इन लॉ की मैरिज पे मुझे अमेरिका जाना है, वो अमेरिका में रहता है। अब अमेरिका में अगर मुझे जाना है शादी के लिए तो वीजा लगता है। भाई 1 साल के लिए मुझे पासपोर्ट मिला है, जब वीजा ऑफिसर अमेरिका वाला देखेगा कि मेरे पासपोर्ट पे 1 साल की वैलिडिटी है, वो पहले ही समझ जाएगा कि क्रिमिनल ऑफेंस वाला बंदा है, हाँ या ना? और वो कभी भी क्रिमिनल ऑफेंडर को वीजा देंगे ही नहीं। तो फिर तो इससे अच्छा मत ही बनाओ मेरा पासपोर्ट। तो पासपोर्ट डिपार्टमेंट ने कहा जी वो आपकी मर्जी है, पर हम आपको 1 साल से ज्यादा के लिए नहीं दे सकते। फिर वो मेरे फ्रेंड ने मेरे को बताया, हम दोनों गए आरपीओ के पास, रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर के पास। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर कहते हैं सॉरी हम 1 साल से ज्यादा के लिए आपको पासपोर्ट नहीं दे सकते। मैंने कहा सर दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है, अगर एक बात बताओ, अगर पासपोर्ट इसका बना होता और अगले दिन एक्सीडेंट हो जाता तब क्या करते? सर तब तो कुछ नहीं है, पासपोर्ट पड़ा हुआ। मैंने कहा फिर, क्योंकि पासपोर्ट एक्सपायर हो गया और अब हमें बनवाना है तो आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। उन्होंने कहा सर देखो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये देखो नोटिफिकेशन। तो रजिस्टर जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर था उसने 1 मिनट में अपने लैपटॉप से कमांड दी, प्रिंट आया, ये देख लो सर 1994 की एक नोटिफिकेशन है पासपोर्ट डिपार्टमेंट की, जिसके अंदर लिखा है कि जब भी कोई क्रिमिनल ऑफेंडर है हम उसे 1 साल से ज्यादा के लिए नहीं दे सकते। इसका मतलब क्या हुआ? क्या वो बंदा स्ट्रिंजेंट हो रहा था? क्या वो बंदा स्ट्रिक्ट हो रहा था? बिल्कुल हो रहा था। लेकिन स्ट्रिक्ट क्या वो अपने आप को जबरदस्ती कर रहा था या एज पर नोटिफिकेशन कर रहा था? एज पर नोटिफिकेशन, यस और नो? नाउ माय पॉइंट इज कि उसने अपने आप को स्ट्रिंजेंट किया एज पर नोटिफिकेशन और उसने हमें पासपोर्ट नहीं दिया। क्या हम उसके अगेंस्ट कोई अपील वगैरह फाइल कर, कोई कोर्ट में केस कर सकते थे? ऑलरेडी कोर्ट में उस चीज पे लेके केसेस चल रहे हैं और जजमेंट यही आई है कि जी अगर पासपोर्ट डिपार्टमेंट की मर्जी है, वो पासपोर्ट 1 साल से ज्यादा के लिए देना चाहे तो दे, अगर वो नहीं दे रहा तो हम जबरदस्ती नहीं कर सकते, राइट? एनी हाउ, मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज कि आपके साथ किसी पासपोर्ट डिपार्टमेंट ने गलत काम किया, आपके साथ किसी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने गलत काम किया, आपके साथ। एक छोटा सा और एग्जाम्पल देता हूं। एक बार क्या हुआ, मेरी गाड़ी का चलान आया, मजे की बात सुनना, मेरी गाड़ी का चलान आया कि पंजाबी बाग में इस तारीख को इतने बजे आपकी जो गाड़ी है उसने ट्रैफिक लाइट क्रॉस करी है और आपका ये 400 रुपए का चलान, ठीक है? जबकि जिस दिन का वो चलान था उस दिन मैं अमृतसर में था अपनी गाड़ी में, और ये बात मेरी फैमिली को पता है, फैमिली साथ थी। तो अब आप बताओ, जिस दिन का वो चलान है उस दिन मेरी गाड़ी जो है वो अमृतसर में है, इसका मतलब मेरा तो नहीं होना चाहिए चलान। इसका मतलब किसी ने मेरी गाड़ी वाला, जो कोई और गाड़ी होगी सेम कलर की, उस बंदे ने वहां पे अपना गाड़ी क्रॉस की होगी, जो ट्रैफिक पुलिस वाला होगा उससे गलती से नंबर 7167 लिखा गया, 7168 होगा उसका, 9 होगा, 6 होगा, गलती से उसने मेरा नंबर लिख दिया और उस नंबर पे चलान आ गया, यस और नो? अब देखा जाए तो क्या वो मेरा चलान है? नहीं है। क्या मैं ऑब्जेक्शन कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं? भाई मेरे पास जितने NH1 पे टोल टैक्स है दिल्ली से अमृतसर के, मेरे पास उस दिन उस टाइम की NH1 की कुरुक्षेत्र की पर्ची है। आप दिखा रहे हो 5:02 पे अमित वोरा ने ट्रैफिक लाइट क्रॉस की, जबकि 5 बजे तो उसने पानीपत वाला टोल क्रॉस किया यार। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसका मतलब मैं सही हूं अपनी जगह। क्या मैं केस कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, पर 400 रुपए के लिए कौन करे? मेरी बात समझ रहे हो, हाँ या ना? लेकिन अगर किसी का बड़ा राइट इंफ्रिंज होता है, किसी के साथ कुछ बड़ा गलत काम होता है, तो क्या वो कोर्ट में जा सकता है? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट जा सकता है। एम आई क्लियर? तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो एक ऐसा ब्रांच ऑफ लॉ है जो कि पब्लिक या इंडिविजुअल से डील नहीं करता, जो स्पेसिफिकली एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज से डील करता है, राइट? देखिए कहता है जी डेफिनेशन एंड मीनिंग। पहला क्वेश्चन कहता है सर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील्स विद पावर्स, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी? ऑफ गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज। सिंपल सी बात है, डन। अब देखिए यहां पर कहता है ये 3, जब भी आपके एग्जाम में इंट्रोडक्शन आएगा तो ये 3 डेफिनेशंस है अलग अलग जो आपको याद करनी है, पेपर में लिखनी है। देखिए नेथ कल्प डेविस के, कभी कभी साइलेंट बोलते हैं लोग या कई लोग केनेथ भी बोलते हैं। कल्प डेविस के केस में इसने क्या जजमेंट दी है? तीनों के तीनों ना जूरिस्ट है, लॉ मेकर्स है। इसने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता है लॉ कंसर्निंग एडमिनिस्ट्रेटिव
एजेंसीज। क्या बात सही बोली इसने? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वो ब्रांच ऑफ लॉ है जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी, सरकारी बॉडीज के लिए लॉ बनाती है। सिंपल सी बात है। डन। एल्बर्ट ने बोला लॉ डिटर्मिनिंग राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ स्टेट ऑफिशियल्स। बात तो एक ही आ गई। वो कह रहा है कि सरकारी बॉडीज और ये कह रहा है सरकारी ऑफिसर्स। राइट, क्लियर है। ईवर जेनिंग्स ने बोला लॉ स्टेटिंग पावर्स एंड ड्यूटीज। ऊपर बोला था राइट्स एंड लाइबिलिटीज, नीचे बोल रहा है पावर्स एंड ड्यूटीज। किसकी? अथॉरिटीज एडमिनिस्ट्रेटिव, या यू कैन से एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। बात तो एक ही है। घूम फिर के तीनों क्या कहना चाह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का वो पार्ट है, लॉ का वो हिस्सा है, वो ब्रांच है जो सरकारी बॉडीज और उनके ऑफिसर्स के कामों से, नेचर ऑफ वर्क से डील करते हैं। यस और नो? हाँ या ना? एम आई क्लियर? चलें आगे। अब देखिए यहां पर कहता है सर ये समझ आ गया ना पहला बेसिक हमें कि सर ये वो लॉ है जो गवर्नमेंट बॉडीज, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज कह लो, एग्जीक्यूटिव बॉडीज कह लो, डेलीगेटेड बॉडीज कह लो, उनकी फंक्शनिंग से रिलेटेड जो लॉ है उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। कहता है सर इसकी जरूरत क्या पड़ी? कहता है देखो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की जरूरत क्या पड़ी, सुनिए। मेरी बात सुना, पासपोर्ट डिपार्टमेंट पासपोर्ट एक्ट से चलता है, ट्रैफिक जो है वो ट्रैफिक पुलिस एक्ट से चलता है या मोटर व्हीकल एक्ट से चलता है, दिल्ली पुलिस एक्ट से चलती है, पोस्टल डिपार्टमेंट, पोस्टल और टेलीग्राफ पोस्टल डिपार्टमेंट एक्ट से चलता है। इसका मतलब ये सारे जो मैं नाम ले रहा हूं, दिल्ली पुलिस एक्ट, पासपोर्ट डिपार्टमेंट पासपोर्ट एक्ट, ये सारे के सारे एक्ट कौन से? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज जो है ये सब किसके एग्जाम्पल है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज के। यस और नो? जवाब दो। मेरी बात समझ आ रही है? अब सुनना ध्यान से। कहता है सर इसकी जरूरत क्या थी? कहता है देखो जरूरत एक ही थी, जिसकी सरकारी नौकरी लग जाती है वो अपने आप को समझ लेता है सरकार का दामाद, और फिर वो करते हैं लोगों का शोषण, लोगों को ऑप्रेस करते हैं, लोगों को तंग करते हैं। जी आज ये बंदा है नहीं, देखो होता क्या है, आप गए जी मेरे को काम है, अच्छा जी मैं पास कर दूंगा, लेकिन मैं पास तब करूंगा जब उनके साइन होंगे। वो छुट्टी पे गए हुए हैं, कब आएंगे? अगले हफ्ते आएंगे। ठीक है जी। अब अगले हफ्ते आते हो, उस बंदे के पास जाते हो, सर आप पिछले हफ्ते छुट्टी पे थे? हाँ जी सर मेरे को आपके साइन कराने हैं क्योंकि मुझे आगे जाना है। मैं तो कर दूंगा साइन, पर काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जो पिछले हफ्ते थे इस हफ्ते वो छुट्टी पे गए हुए हैं। मेरी बात समझ रहे हो? क्लियर है? फिर आप जाते हो थर्ड वीक पे आप जाते हो अगले हफ्ते आना। जब आप अगले हफ्ते जाते हो तो आप कहते हो कि सर ये साइन कर दो। वो कहता है जी साइन तो मैं कर देता, लेकिन जिन्होंने आगे अप्रूव करना है वो छुट्टी पे गए हो। सरकारी में ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। हाँ या ना? भाई साहब सिंपल सी बात है, अगर आपने दिल्ली शॉप एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में खुद को रजिस्टर करना है, मेरी बात सुनिएगा, अगर आपको दिल्ली शॉप एस्टैब्लिशमेंट में खुद को रजिस्टर करना है, अपनी दुकान को, अपने एस्टैब्लिशमेंट को, आपको पता है इट्स अ मैटर ऑफ 30 सेकेंड्स। दिल्ली शॉप एस्टैब्लिशमेंट की साइट पे जाओ, मैं सेटिंग अप में दिखाता हूं, फॉर्म भरो, हो जाता है। लेकिन अगर आपने अपनी शॉप का एड्रेस चेंज किया और उसको चेंज कराना है, इट्स अ मैटर ऑफ 2 मंथ्स। आप उनके वहां जाओ फिजिकली, वहां पे धक्के खाओ। और पता है आपको, मैंने अपने ऑफिस से 6 बार लोगों को भेजा कि आप इसको मेरा एड्रेस चेंज करा के आओ। पहली बार वो गए, सारे डॉक्यूमेंट जो ऑनलाइन दे रखे हैं ना वेबसाइट पे, वो सारे फॉर्म भर के गए। वहां पर जाकर उसने कहा जी ये वाली चीज तो लाई नहीं। तो स्टाफ कहता है कि जो डॉक्यूमेंट्स थे ऑनलाइन हम सब लाए हैं। हाँ वेबसाइट अपडेट नहीं है, ये वाला डॉक्यूमेंट है, ये भी लेके आना, जो ओनर है उससे साइन करा के। स्टाफ का पहला दिन खराब हो गया। उसके बाद गए 2 दिन के बाद दोबारा से भर के, वहां पर गए, उन्होंने कहा जी ठीक है ऐसा है, ये फॉर्म हम आपका एक्सेप्ट करेंगे, इसके लिए 3 रुपए की फीस चाहिए। कितनी? 3 रुपीज की फीस। तो हम भर देते हैं। कह रहे ना जो फीस लेते हैं ना वो आज है नहीं। तो यार 3 रुपए की फीस के लिए मैं 500 रुपए का पेट्रोल खर्च किया। दोबारा उस स्टाफ कहता है जी आपकी प्रॉब्लम है, सर आप ले लो 3 रुपए। सर हमें तो अथॉरिटी नहीं है, हम कैसे ले लें, हम नहीं काट सकते रसीद। तो आप समझ रहे हो वो क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई तुम आते रहो बार बार, किसी की वैल्यू हम कहते हैं सर आप तंग कर रहे हो। मैं क्या तंग कर रहा हूं? जो अथॉरिटी नहीं है वो थोड़ी कर लूंगा तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारे लिए अपने रूल थोड़ी तोड़ दूंगा, मैं तुम्हारे लिए अपनी पावर को एक्सीड थोड़ी कर दूंगा। मुझे ऊपर जवाब नहीं देना क्या? अब आप क्या बहस करोगे? समझ रहे हो? क्लियर है? और जिस दिन आप वो 3 रुपए देने जाते हो, 2 दिन बाद वो वाला बंदा आया होता है, हम रसीद लेके, जिसने कहा था बिना रसीद के मैं काम नहीं करूंगा, आज वो नहीं आया। और जब वो आ जाता है हम कहते हैं लो सर 3 रुपए में कटवा के ले आया। जब वो आया चौथे चक्कर में स्टाफ को भेजा, वो कहता है हाँ अब रसीद आ गई, अब हम आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करेंगे। तो सर करिए प्रोसेस। वो जो आज टाइपिस्ट है वो छुट्टी पे, मेरा असिस्टेंट, यही काम बहुत है यार। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको? वी एक्चुअली टुक अराउंड 2 months टू गेट द एड्रेस रजिस्टर्ड। फ्रस्ट्रेशन हो गई अंदर से, 3 रुपए की फीस दो, आज ये नहीं आया, कल वो नहीं आया, आज फॉर्म नहीं आया, काम करके राजी नहीं है, सारा दिन वहां पे ताश खेलते रहते हैं। बट एनी हाउ, इधर कहता है ये लॉ इसलिए आया है कि कोई भी बंदा अपनी मनमानी ना कर सके, कोई भी सरकारी आदमी खुद को दामाद समझ के सरकार का आपका एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके। देखो
कहता है इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज नॉट टू कॉज डेपोटिज्म, डेपोटिज्म मतलब डिक्टेटरशिप, एंड टोटलिटेरियन मतलब ऑपरेशन, आपको सप्रेस ना कर सके बाय अब्यूजिंग इट्स पावर्स। समझ आ रही है ये चीज? और सबसे बड़ी बात है कि सरकारी दफ्तर में अगर आपको काम कराना है, आपको प्यार से काम कराना पड़ता है। आप कुछ भी बोलोगे ना, वो कहेंगे जब मैं नहीं करता काम, फाइल फेंक देंगे, अब आप लटके रहो अपना, हाँ या ना। और सबसे बड़ी बात होती है जब हम उन्हें कहते हैं ना कि सर हम नौकरी करते हैं, हम नौकरी से छोड़ के आए हैं, छुट्टी लेके आए हैं, तो मैं क्या करूं, कल फिर आ जाना। हम बोलते हैं सर आप समझो सर नहीं मिलती इतनी छुट्टी, तो मैंने कहा था बच्चा पैदा करो, मेरे लिए पैदा किया क्या, नाम तो तुम ही चेंज कराओगे ना। अब हम क्या लड़ोगे यार, आर यू गेटिंग मी? क्या करोगे भाई, बच्चा तुम्हारा है ना, तुम ही देखोगे। और वो बोलते भी इसी टोन में है, दे आर वेरी र्यूड, यस और नो, राइट। एक बार क्या हुआ, ये जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूं ना आपको, ये मैंने एक बार डिटेल में पढ़ाया, तब मैं ये वाला एग्जाम्पल दे रहा था, तो किसी बच्चे ने मेरी पेन ड्राइव ली, उसकी मम्मी का ना मेरे को कॉल आया कि अमित सर ऐसे ऐसे मैं इस जगह से हूं और ये मेरा बच्चा जो आपसे पढ़ रहा है और मैं भी गवर्नमेंट जॉब में हूं, जो आपने कहा वो सही है, लेकिन सारे लोग ना एक जैसे नहीं होते सर, आप पैन इंडिया लेवल पे ये बात बोल रहे हो सरकारी लोग काम नहीं करते हैं ऑल दैट। मैंने कहा मैम देखिए हम बात कर रहे हैं 99% लोगों की। नहीं सर लेकिन फिर भी, अब उसकी मम्मी को बड़ा हर्ट हुआ, वो कहती नहीं सर फिर भी आप देखिए सरकार चल रही है, डिपार्टमेंट्स चल रहे हैं, रेलवेज चल रही है, तो कोई तो काम कर ही रहा होगा ना, कोई 1% लोग तो काम कर रहे हैं, लेकिन आप उनकी सेक के लिए प्लीज फॉर देयर डिग्निटी आप इतना नेगेटिव मत बोला कीजिए। और सच्चाई तो यही है ना कि वो 1-2 लोग हैं, 100 में से एक आदमी है जो थोड़ा सा। और मेरे को गुस्सा पता कब आया, जब एक डिपार्टमेंट में गया, वहां पे फॉर्म दिया, उस बंदे ने फॉर्म ले लिया, फॉर्म लेके रसीद भी दे दी, हम जाने लगे, बात करने लगे 2-3 मिनट, क्या करते हो वगैरह वगैरह। उसका सीनियर आया, सीनियर आके कहता है, जूनियर ने कहा सर ये मैंने फॉर्म, तूने कैसे ले लिया ये फॉर्म? सर वो साहब आज छुट्टी में वो वाले, तो तू कैसे ले सकता है, मेरे से पूछा बिना ले लिया, वापस कर फॉर्म। सर उन्होंने हमारे पैसे वापस दिए, फॉर्म वापस लेके फाड़ दिया हमारे सामने। मेरी बात समझ रहे हो, गुस्सा नहीं आएगा? तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज इस तरीके से गंदा काम करती हैं, दे एक्चुअली एक्सरसाइज देयर डिक्टेटरशिप, दे ऑपरेस यू। तो कहता है इसीलिए सबसे पहली बात, इन पे कंट्रोल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जरूरी है। कह रहे देखो लॉ बनाया किसने, लेजिस्लेचर ने, राइट, क्लियर है। और अगर कोई झगड़ा होगा हम किसके पास जाएंगे, जुडिशरी के पास। तो कहता है इन दोनों का बर्डन कम करने के लिए किसको बोल दिया गया, एग्जीक्यूटिव बॉडीज को बोल दिया गया कि आप लॉ को एग्जीक्यूट करो, हाँ या ना, चलाना तो आपका ही काम है। और कहता है इन दोनों का बर्डन रिड्यूस हो गया। आप एक चीज सोचो ना, प्रैक्टिकली सोचो, इधर हमारे देश का हाल समझो। अभी मैंने आपको क्या बोला था एक बार, कि जब मेरी गाड़ी का चालान आया तो मेरी गाड़ी नहीं थी उस दिन, फिर भी चालान आया। अब सुनो, क्या लेजिस्लेचर ने लॉ बना के एग्जीक्यूटिव बॉडी ट्रैफिक पुलिस पे डाल दिया, राइट, और ट्रैफिक पुलिस ने मेरे को चालान भेज दिया। अब वो चालान मेरा नहीं है लेकिन मैं फिर भी भर रहा हूं, क्यों यार, कौन कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेगा तारीख पे तारीख, यस और नो, हाँ या ना, क्लियर है ये बात में? तो कहने का मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि लेजिस्लेचर ने अपना काम एग्जीक्यूटिव बॉडी को डेलीगेट कर दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को डेलीगेट कर दिया, और उसने अपना बर्डन, अपना पल्ला झाड़ दिया। अब ऑब्वियस सी बात है, मोदी साहब थोड़ी बैठ के पर्चियां काटेंगे, या मोदी साहब थोड़ी बैठ के, या पार्लियामेंट में जितने मिनिस्टर्स हैं, एमपीज हैं, वो थोड़ी बैठ के एग्जीक्यूट करेंगे, यस और नो। और जजेस का भी ये काम नहीं है। तो कहता है इन दोनों का बर्डन हल्का करने के लिए एग्जीक्यूटिव बॉडीज बना दी गई, राइट, क्लियर है? मेन ऑब्जेक्टिव समझ आ गया, उनकी डेपोटिज्म और टोटलिटेरियन के अगेंस्ट, मतलब वो गलत काम ना करे। अगर वो डेपोटिज्म एक्सरसाइज करते हैं या सप्रेस करते हैं, टोटलिटेरियन मतलब जो मैंने कह दिया वही फाइनल है, हम कह रहे हैं ना आपसे नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, उनकी लैंग्वेज ऐसी सी होती है, मतलब उनको लगता है जो हमने कह दिया वो सत्य वचन है, ये नहीं हो सकता, राइट। बहुत बहुत अच्छा पॉइंट है ये भी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है जुडिशियल कंट्रोल की, बहुत अच्छा तरीका है जुडिशियल कंट्रोल का। लेकिन मेरी बात सुनिएगा बेटा, मैं आपको क्या कह रहा हूं, पूरी बात समझिएगा। हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशियल कंट्रोल की, देखिए ध्यान से समझते हैं। ये कहता है सर कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशियल कंट्रोल मतलब क्या, ये बहुत बड़ा टॉपिक है बेटा हमारे मॉड्यूल में भी। आज की क्लास में हम इसको पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे, एक अच्छे नोट पे छोड़ेंगे ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट कर सकें, राइट। देखिए सबसे पहले कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशियल कंट्रोल का मतलब क्या है, मेरी बात सुनिएगा बेटा ध्यान से प्लीज ऑल ऑफ यू। कहता है जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेन सोर्स ऑफ लॉ है, हमारा जो संविधान है वो मेन सोर्स ऑफ लॉ है, हाँ या ना? यस, हम ग्रंड नॉर्म बोलते हैं इसको। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चैप्टर में एक वर्ड यूज किया जाता है ग्रंड नॉर्म। ग्रंड नॉर्म का मतलब क्या होता है, मदर ऑफ ऑल लॉज, सोर्स ऑफ ऑल लॉज।
कॉन्स्टिट्यूशन संविधान सबसे बड़ा है। कहता है संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को पावर दे रखी है कि वो कोई भी कानून बना सकते हैं, हाँ या ना। पार्लियामेंट लॉ बनाती है सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनाती है स्टेट लेवल पे। सर ये पावर कहां से दी गई है उन्हें? कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 73 एंड आर्टिकल नंबर 62 सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो कोई भी कानून बना सकते हैं। इसमें कोई डाउट? सिंपल है। आई रिपीट, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ग्रैंड नॉर्म है, मदर ऑफ ऑल लॉज है, सोर्सेज ऑफ ऑल लॉज है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 2 आर्टिकल्स हैं, 73 एंड 62। मैंने ऐसे याद करा हुआ है, जो बड़ी बॉडी है उसका छोटा आर्टिकल है, जो छोटी बॉडी है उसका बड़ा आर्टिकल है। 73 है सेंट्रल गवर्नमेंट का, 62 है स्टेट गवर्नमेंट का। इन दोनों को पावर्स दी गई है कि दोनों कोई भी कानून बना सकती है। राइट बच्चे? अब सुनिए, जब इनको पावर दे दी गई, कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको पावर दे दी, अब इन्होंने कोई लॉ बनाया, कोई लॉ पास किया, कोई नई इनैक्टमेंट आ गई, कोई नया कानून आ गया। अब सुनिए सर, ये जो नया कानून आया है, अब जुडिशरी के पास कई लोग कंप्लेंट लेके जाते हैं कि ये जो नया कानून आया है ये गलत है, ये नया जो लॉ आया है ये गलत है। अब सुनिए बड़े ध्यान से, जुडिशरी कोई कानून बनते हुए भी या कोई कानून बहुत साल पहले आ चुका है, कई सालों के बाद भी उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। मैंने क्या वर्ड यूज किया? जुडिशियल रिव्यू। यस, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई कानून है जो बहुत सालों से चल रहा है, आज लोगों को लगता है कि यार ये गलत है, और लोग कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट जो है वो कहता है हाँ यार ये गलत है। कोर्ट पहले उसका जुडिशियल रिव्यू करेगा, कोर्ट सीधा हाँ या ना पे नहीं जाएगा, कोर्ट पहले उसका जुडिशियल रिव्यू करेगा, देखेगा, और फिर अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ ये गलत है तो कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक डिक्लेयर कर देगा, और जैसे ही असंवैधानिक हो गया तो वो वॉइड माना जाएगा। ये बात समझ आई? समझ आया मैंने क्या बोला? जैसे ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गया तो वो वॉइड माना जाएगा। देखिए बड़े ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए पूरी बात समझते हैं। सर इंडियन पेनल कोड 1860 1860 का कानून है, इसमें सेक्शन 377 होमोसेक्सुअलिटी का है। होमोसेक्सुअलिटी, राइट? सेक्स बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ सेम जेंडर, मेल टू मेल, फीमेल टू फीमेल। 377 होमोसेक्सुअलिटी वॉज अ क्राइम। मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? वॉज अ क्राइम। 1860 से लेके अभी तक वो क्राइम था, लेकिन 2018 में सितंबर के अंदर जजमेंट आ गई और कोर्ट ने कह दिया होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट अ क्राइम। ये सेक्शन को हटाया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने अचानक से अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला, या लोगों ने वहां पे जाके कंप्लेंट करी होगी, केसेस फाइल किए होंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसका जुडिशियल रिव्यू किया होगा? यस और नो? इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशियल कंट्रोल। कहने का मतलब क्या हुआ? जब भी कोर्ट, दोबारा समझिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे रखी है लॉ बनाने की, और जो बॉडी, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है, अगर वो लॉ लोगों को गलत लगता है तो लोग कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू करता है उस कानून का, और अगर कोर्ट को लगता है आफ्टर जुडिशियल रिव्यू के हाँ ये गलत है तो कोर्ट उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देता है, और जैसे ही कोर्ट ने उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक डिक्लेयर कर दिया, मतलब वो लॉ नल एंड वॉइड हो गया। एनी डाउट इन दिस? सिंपल है। देखो मैंने इसकी बहुत अच्छी लैंग्वेज लिखी हुई है, इस लैंग्वेज को देखिएगा बेटा, इट इज टू गुड लैंग्वेज। देखिए मैंने यहां पे बहुत अच्छी लैंग्वेज लिखी है, जुडिशियल रिव्यू इज द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट। देखिए जुडिशियल रिव्यू इज द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट। जुडिशियल रिव्यू किसका राइट है? कोर्ट का राइट है टू डिक्लेयर वॉइड, कि वो क्या कर सकता है? वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। किसको? द एक्ट्स ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कोर्ट के पास इतनी पावर है कि कोर्ट वॉइड डिक्लेयर कर सकता है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के लॉ को। कब? इफ दे आर फाउंड इन वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट उन्हें कोई कानून लगेगा तो अगर किसी भी अथॉरिटी का कोई भी कानून बनाया हुआ कोर्ट को संविधान के खिलाफ लगता है तो कोर्ट उसे असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके नल एंड वॉइड कर सकता है। यस और नो? राइट? अच्छा एक चीज बताइए, बड़े ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। यहां पर बार बार हम वर्ड बोल रहे हैं कि अथॉरिटी ऑफ कोर्ट, हम ये बोल रहे हैं सर विच कोर्ट? क्या यहां पे हम कुछ बोल रहे हैं अथॉरिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अथॉरिटी ऑफ हाई कोर्ट? नहीं सर, इसका मतलब क्या हुआ कि जुडिशियल रिव्यू कोई भी कर सकता है, हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी। लेकिन हाँ, अगर दिल्ली हाई कोर्ट मान लो कर रही है तो सिर्फ दिल्ली से बने लॉ के लिए करेगी ना,
हाई कोर्ट की पावर तो स्टेट के अंदर होती है। इसका मतलब दिल्ली हाई कोर्ट कर रही है तो दिल्ली के लॉ के करेगी, मुंबई हाई कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट कर रही है तो महाराष्ट्र के कोर्ट करेगी, शिमला हाई कोर्ट कर रही है तो हिमाचल के करेगी। इसका मतलब हाई कोर्ट अगर जुडिशियल रिव्यू करेगी तो जुडिशियल रिव्यू ऑफ इनैक्टमेंट्स ऑफ सच स्टेट ओनली। यस और नो? क्या दिल्ली हाई कोर्ट बॉम्बे लिफ्ट एक्ट का जुडिशियल रिव्यू कर सकती है? नहीं कर सकती। क्या दिल्ली हाई कोर्ट जो है वो पंजाब के किसी एक्ट का, जो पंजाब की स्टेट गवर्नमेंट ने लॉ बनाया हुआ है, क्या उसका कर सकते हैं जुडिशियल रिव्यू? नहीं कर सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो किसी भी लॉ का जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया हो। यस और नो? माई बाप है, सबसे बड़ी है, सुप्रीम अथॉरिटी है, कुछ भी कर सकती है। तो कहने का मतलब अगर हमसे कोई पूछे कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशियल कंट्रोल क्या होता है, तो हमने क्या पढ़ा कि सर जब भी कोई कानून बनता है और उस कानून के अगेंस्ट कोर्ट के पास कंप्लेंट्स जाती हैं, तो अगर कोर्ट के पास कोई भी कंप्लेंट जाती है, कोर्ट उसका सीधा हाँ या ना में जवाब नहीं देता। कोर्ट पहले जुडिशियल रिव्यू करता है, कोर्ट पहले उस कानून के बारे में स्टडी करता है, फिर कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है या नहीं है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वायलेट नहीं कर रहा तो ठीक है, और वायलेट कर रहा तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक हो जाएगा, और जैसे ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गया तो ये वॉइड हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इंडिया की किसी भी कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है आफ्टर जुडिशियल रिव्यू, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पास किया हुआ लॉ या स्टेट गवर्नमेंट का। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट की बात करें किसी भी स्टेट की, तो वो सिर्फ उसी स्टेट के लॉस का जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। राइट बच्चे? क्लियर है सबको? चले आगे। अब देखिए बच्चे, इधर मैंने क्या लिखा, देखिए कह रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन का क्या मतलब है? फ्रीडम ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी टू चूज फ्रॉम अमंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। हाँ या ना? देखो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है उसके पास बड़े सारे चीजें होती हैं। अब आप समझो, मान लो कहीं पर फ्लड आ गया, दूसरी गवर्नमेंट, जैसे केरला में फ्लड आया था अभी थोड़े दिन पहले, दूसरी गवर्नमेंट, सरकार जिसको बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स ने, किसी ने बोला हम 5 करोड़ देते हैं, किसी ने बोला हम 10 करोड़ देते हैं। क्या सबने सेम अमाउंट दिया? सबकी मर्जी है, सब अपनी अपनी डिस्क्रिशन चला रहे हैं। हाँ या ना? मेन चीज क्या होती है कि गवर्नमेंट जो भी करे वो लॉजिकली करेक्ट हो, विद रूल्स एंड जस्टिस करे, और गवर्नमेंट कभी भी कोई लेम चीज ना करे। लेम मतलब बस कर दिया तो कर दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। देखो विदाउट एनी पर्सनल विम, गवर्नमेंट पर्सनली अपनी दुश्मनी निकालने के लिए ऐसा ना करे। दुश्मनी मतलब देखो समझो, नई वाली गवर्नमेंट आई, पुरानी वाली गवर्नमेंट चली गई। अब देखो बड़े ध्यान से समझो, मायावती जी ने जब यूपी की बात करते हैं तो जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने उस टाइम पे बहुत बड़े बड़े पार्क बनाए, और सारे पार्क्स के अंदर हाथी बनाए, क्योंकि हाथी उनका सिंबल था, लोगो था। सुना आप लोगों ने? यूपी में बहुत बड़े बड़े पार्क्स बने हैं, कई आधे किलोमीटर के पार्क्स बने जिसमें सिर्फ हाथी की पब्लिसिटी हो रही है। अब नई वाली सरकार आई, तोड़ दे, उसका फायदा नहीं है। ये बात समझ आ रही है? आज मान लो बीजेपी ने बनाई सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, कल को कांग्रेस आए तोड़ दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन योर पर्सनल डिस्ग्रेस और पर्सनल विम। ये बात समझ आ रही है आपको? गवर्नमेंट का ऑफिसर है, आप एक चीज समझो, आप जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाते हो आपको नहीं लगता बड़ी बदतमीजी से बात करते हैं वो लोग? यस और नो? इसका मतलब दे आर मोर अवेयर ऑफ देयर पावर्स, दे आर लीस्ट बॉदर्ड इन परफॉर्मेंस ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हाँ या ना? तो कहता है सर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट, देखो एक चीज समझो, सरकार ने कानून बना दिया, 3 ही तो बॉडीज होती है हमारे लॉ में, मैं बार बार बोलता हूं, एक लेजिस्लेचर जो लॉ बनाता है, एक जुडिशरी जो इंडिपेंडेंट है, और बीच में एग्जीक्यूटिव। हाँ या ना? अच्छा मेरी बात सुनना इधर ध्यान से, लेजिस्लेचर ने लॉ बना के छोड़ दिया, जुडिशरी के पास बात तब जाएगी जब झगड़ा होगा। मेन काम किसका है? एग्जीक्यूटिव बॉडी का है। अब मेरी बात सुनिए जो मैं कह रहा हूं आपको, आपने कभी कंपनी लॉ पढ़ा है? अगर आपने कंपनी लॉ पढ़ा है तो आपको इतना पता है कि एजीएम 30 सितंबर तक हो जानी चाहिए। सुना हुआ आप लोगों ने कि एजीएम 30 सितंबर तक हो जानी चाहिए? सुना हम लोगों ने? मेरी बात सुनिएगा जो एग्जांपल दे रहा हूं, एजीएम 30 सितंबर तक हो जानी चाहिए, और 30 सितंबर से 30 डेज में आरओसी को क्या जाता है? एओसी 4, और 60 डेज में क्या जाता है? एमजीटी 7। हाँ या ना? तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सितंबर तक एजीएम हो जानी चाहिए तो सर अक्टूबर तक एओसी 4 चला जाना चाहिए, और 30 नवंबर तक एमजीटी 7। नहीं गया तो 100 रुपीज पर डे का फाइन है। पता है आपको ये बात? हाँ या ना? अब ये लॉ है जो पार्लियामेंट ने पास किया, यस और नो? अब सुनिए ध्यान से जो मैं कह रहा हूं इधर, ऑल ऑफ यू। आज डेट क्या है पहले ये बताना? 30 अक्टूबर 2018, आज की डेट ये है। अब मेरी बात सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से,
मैंने आपसे क्यों पूछा कि कंपनी लॉ आपको पता है, इतना आपको पता है कि 30 सितंबर निकला तो 30 अक्टूबर आज लास्ट डेट है किसकी, एओसी 4 की। ये बात समझ आ रही है? अब देखिए ध्यान से, ये एक सर्कुलर है, देखो ध्यान से समझिएगा। कौन सी तारीख को आया ये? 29/10/2018 कल आया। आज 30 अक्टूबर है, कल 29 अक्टूबर थी, आया। अब देखिए ये किसने इशू किया है? एमसीए ने, आया ना। अब आपको नहीं लगता कि ये जो इशू हुआ अभी किया, हमें नहीं पता इसके अंदर क्या है, सुनिएगा, ये पार्लियामेंट ने तो नहीं किया, ये एमसीए ने किया है, जो कंपनी लॉ की एग्जीक्यूशन देखती है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, हाँ या ना। अब देखिए, टू ऑल रीजनल डायरेक्टर्स, टू ऑल आरसीज, टू ऑल स्टेक होल्डर्स, राइट, रिलैक्सेशन ऑफ एडिशनल फीस एंड एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट in filing MGT 7 and AOC 4 under Companies Act, keeping in view with the request received from various stakeholders, stating it has been decided to relax the additional fees payable to the companies on e-forms AOC 4, AOC CFS and AOC 4 XBRL MGT 7 up to 31st December 2018 wherever additional fee is applicable। समझ आई बात? इसका मतलब ये कि हर साल जो फाइन लगता है, जो 100 रुपीज पर डे का, आपको पता है लगता है, कंपनी लॉ बोलता है, इन्होंने लगाया या वेव ऑफ कर दिया? अब क्या इन्होंने पार्लियामेंट से पूछा होगा? नहीं। इसका मतलब यहां पर इनको जो ठीक लगा उन्होंने किया, हाँ या ना। तो जो ठीक लगा वो किया, इसी को तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन बोल रहे हैं। यस और नो, हाँ या ना? एग्जाम्पल समझ आया हम लोगों को? तो अब देखिए ध्यान से, इधर जो मैं बात कह रहा था आपको, देखिए हम बात कर रहे थे कि सर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन का मतलब क्या है? फ्रीडम ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। यहां गवर्नमेंट चाहती तो ये भी तो कर सकती थी कि एओसी 4 का टाइम अक्टूबर की जगह नवंबर और एमजीटी 7 का नवंबर ही रहेगा। ऐसा भी कर सकती थी कि एओसी 4 का एक्सटेंड करती, एमजीटी 7 का ना करती, या 7 का करती, इसका ना करती। गवर्नमेंट ने दोनों का कर दिया। ये गवर्नमेंट की मर्जी है, गवर्नमेंट क्या करे, मतलब गवर्नमेंट मतलब अथॉरिटी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि जब भी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को गवर्नमेंट पावर देती है तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अपना काम करती है। काम करते हुए कैसे करना है, क्या दिमाग लगाना है, ये उसकी अपनी मर्जी है, इसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कह सकती। यस और नो? यार अंबानी साहब ने कंपनी बनाई, रतन टाटा ने कंपनी बनाई, क्या वो अपने एम्प्लॉय को, एक एक एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं क्या? यार कुछ तो आप लिबर्टी दोगे ना, सामने वाला अपने दिमाग से काम करेगा। यस और नो? तो व्हाट इज दैट? दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन। देखो यहां पर मैंने बहुत अच्छा चार्ट बनाया हुआ है, देखिएगा, इधर देखिए, इसको देखिएगा बच्चे, ये देखिए मैं यहां पे क्या कह रहा हूं, मैं यहां पे कह रहा हूं गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बनाई और उसके एम्प्लॉइज हैं, हाँ या ना? गवर्नमेंट कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग, इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल। ये बात सही है गलत है? भाई अब गवर्नमेंट थोड़ी देखेगी कि कौन सा पुलिस वाला रिश्वत ले रहा है, कौन सा नहीं ले रहा, एक एक बंदे पे नजर नहीं रखी जा सकती। यस और नो? अब गवर्नमेंट थोड़ी देखेगी कि एमजीटी 7 का क्या करना है, एओसी 4 का क्या करना है। गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने, एमपीज ने कानून बना दिया, वो चले गए। यस और नो? तो कहता है इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल फॉर गवर्नमेंट, ये इम्पॉसिबल है कि गवर्नमेंट एक एक चीज देखे। तो देयरफॉर इट मस्ट बी प्रोवाइड विद डिस्क्रिशन, दैट इज विद द यूसेज इन राइट मैनर। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अपनी पावर का गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें। राइट बच्चे? क्लियर है सबको? इसके बाद कह रहा है गवर्नमेंट को राइट है, मतलब अथॉरिटी को राइट है कि वो, उसके पास पावर है लॉ को अमेंड करने की, लॉ को रिपील करने की, रिपील मतलब उसको हटाने की, और नया लॉ बनाने की। यस और नो? लेकिन जब भी, इधर सुनिए, एमसीए कभी भी कोई, मेरी बात सुनिएगा, जब एमसीए अपनी मर्जी से सर्कुलर लाता है, जब एमसीए अपनी मर्जी से नोटिफिकेशन लाता है, तो क्या ये इसकी डिस्क्रिशन नहीं होती? डिस्क्रिशन ही तो है, हाँ या ना? ये बात बताओ। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल, सुनिए इधर, अब मान लो 31 दिसंबर दे दी डेट, तब तक भी नहीं हुआ, गवर्नमेंट ने फिर 2 महीने बढ़ा दी, गवर्नमेंट की मर्जी है। यस और नो? आप बताओ, पहले आपने सुना था कि 15 सितंबर लास्ट डे थी आपके दिन को केवाईसी से कनेक्ट करने की, कंपनी लॉ में सुना आप लोगों ने? नहीं करोगे तो 5,000 रुपए का फाइन। बाद में गवर्नमेंट को लगा 5,000 ज्यादा है, गवर्नमेंट ने 500 रुपए कर दिए। गवर्नमेंट की मर्जी है, मतलब अथॉरिटी एमसीए की मर्जी है। यस और नो? क्लियर है सबको? तो इतनी बात, और कह रहा गवर्नमेंट जो भी, या अथॉरिटी जो भी लॉ बनाती है या रिपील करती है, क्यों करती है? फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ईज, ताकि उन्हें काम करने में आसानी आए। यार सोच के देखो, तकलीफ क्या हो रही है, क्या प्रॉब्लम है काम करने में, ये उसको पता है जिसने लॉ बनाया, या उसको पता है जो काम कर रहा है? जो काम कर रहा है। गवर्नमेंट की जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज है उन्हें पता है
कि रियलिटी में काम करने में क्या दिक्कत आ रही है. यस और नो? एनी डाउट इन दिस? Am I clear? बच्चे, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द मोस्ट लेंथीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, जिसका नाम है जुडिशियल कंट्रोल. देखिए, नेम ऑफ द टॉपिक इज जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस. मेरी बात को बेटा बहुत ध्यान से समझिएगा. ये क्वेश्चन समझाना बहुत आसान है, समझना बहुत आसान है. आपको अभी 5 मिनट में समझ आ जाएगा, याद हो जाएगा. पर इसको मेरी बुक से पढ़ना, जो मेन मेरी बुक है जीआई जेल की, जो भारत के साथ आती है, उस बुक के अंदर बहुत लेंदी तरीके से मैंने ये दिया हुआ है. और जरूरी नहीं है आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, ऐसा नहीं आएगा. आपको किसी भी एक पर्टिकुलर पार्ट पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा. मींस ये जितनी चीजें अभी हम इसमें पढ़ेंगे, इसमें हो सकता है आपको किसी भी एक पॉइंट पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, किसी भी 2 चीजों पे आपको 4 मार्क्स के शॉर्ट नोट्स आ जाए, कुछ भी ऐसा हो सकता है. देखिए, सबसे पहले मेरे को एक चीज बताओ, क्या एग्जीक्यूटिव बॉडी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कह लो, एग्जीक्यूटिव बॉडी कह लो, एक ही बात है, क्या एग्जीक्यूटिव बॉडी पे लेजिस्लेचर का कंट्रोल होता है? सोच के देखो. क्या लॉ मेकर चाहे, क्या पार्लियामेंट चाहे, उसने कंपनी लॉ से रिलेटेड पावर एमसीए को दे रखी है, क्या पार्लियामेंट कल को एमसीए की पावर्स के साथ कुछ भी कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है. यस और नो? और अगर कोर्ट चाहे, जजेस चाहे, तो क्या वो भी कभी भी कोई भी इनके एक्शन, जो इन्होंने गलत एक्शन लिया एमसीए ने या किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने गलत एक्शन लिया, क्या कोर्ट उसको नल एंड वॉइड कर सकता है? कर सकता है. तो इसका मतलब इन शॉर्ट अगर मैं कहना चाहूं तो सर, लेजिस्लेचर ने चाहे लॉ बना के एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को पावर दे दी, लेकिन उस पावर को कंट्रोल कौन करते हैं? जजेस करते हैं. यस और नो? अब प्रैक्टिकली सोच के देखो, अगर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने आपके साथ कुछ गलत किया, तो आप लेजिस्लेचर के पास जाते हो या कोर्ट में जाते हो? कोर्ट में. इसका मतलब उनके गलत एक्शंस को कंट्रोल कौन करेगा? कोर्ट करेगा. इसलिए इस क्वेश्चन का नाम क्या है? जुडिशियल कंट्रोल. आर यू गेटिंग मी? सिंपल है. तो मतलब ये कि लेजिस्लेचर लॉ बनाता है और साथ में जुडिशरी उनको कंट्रोल करता है. सिंपल सी बात है. वो बात हो रहा है एक आम आदमी के पास, पब्लिक के पास, जो अग्रीव पार्टी है, अगर कभी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कुछ भी गलत करती है, तो मेरे जैसा आदमी लेजिस्लेचर के पास नहीं जाएगा कंप्लेंट लेके, वो जाएगा जुडिशरी में. इसीलिए हेडिंग क्या है? जुडिशियल कंट्रोल. एम आई क्लियर विद दैट? देन यहां पर कहता है कि सर 3 तरीके का जुडिशियल कंट्रोल होता है. एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, एक होता है स्टैट्यूटरी और एक होता है ऑर्डिनरी एंड इक्विटेबल. ये 3 बातें दी गई हैं. देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी एंड ऑर्डिनरी. मेरी बात सुनना, ये अपने आप में बहुत बड़ी हेडिंग्स हैं. ये अपने आप में बहुत बड़ी हेडिंग्स हैं और इसमें कभी भी किसी भी पॉइंट पे आपको शॉर्ट नोट आ सकता है. आप बोलोगे एक्शन फॉर डैमेजेस. ये देखो, अब आप बोलोगे मैंने ये पढ़ाया, मान लो पेपर में आ गया 5 मार्क्स का, आप कहोगे यार सर ने तो 3 लाइनें बताई थी. सच्चाई ये है कि ये जो टॉपिक है, इसके अंदर क्रक्स एक ही है, लेकिन बुक्स में पैराग्राफ में घूम फिर के बार बार रिपीट करके दिया हुआ है. देखिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं. सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैट्यूटरी कंट्रोल की. आप मुझे एक चीज बताओ, मान लो फॉर एग्जांपल आपने पासपोर्ट बनवाया, पासपोर्ट डिपार्टमेंट ने आपका पासपोर्ट रिजेक्ट कर दिया बिना किसी रीजन के. तो सबसे पहले आप ये बताओ कि हर जितनी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज होती हैं, क्या उनके ऊपर कोई अपीलेट ट्रिब्यूनल होती है? जैसे सेबी एक अथॉरिटी है, उसके ऊपर सैट है. कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसके ऊपर कैट है. एनसीएलटी है, उसके ऊपर एनसीएलएटी है. ये सारी बॉडीज होती है. इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स अथॉरिटी के ऊपर आईटैट है, इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल. तो माय पॉइंट इज कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आप पे पेनल्टी लगा दी, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप गए आईटैट के पास, इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास, आप उनसे भी सेटिस्फाइड नहीं हो, क्या आप हाई कोर्ट में नहीं जा सकते? इसका मतलब पहली बात, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज है, हम उनके अगेंस्ट अपील फाइल कर सकते हैं. और कहां अपील फाइल कर सकते हैं? इधर विद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट. सिंपल सी बात है. यस और नो? पहली बात समझ आई? अच्छा, कभी कभी क्या होता है, सुनिए ध्यान से, कभी कभी होता है कि आपने, एक तो होता है आपने अपील फाइल करी, दूसरा होता है आपने अपील फाइल नहीं करी, आपने रेफरेंस करी. अब सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेफरेंस, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपील एंड रेफरेंस? मेरी बात सुनेगा ध्यान से, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मेरे पे पेनल्टी लगाई, और जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मेरे पे पेनल्टी लगाई और मैं उनसे सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो मैं गया आईटैट के पास, इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास. उन्होंने भी मेरे पे वही पेनल्टी लगाई. अब यहां 2 बातें आ रही हैं. देखो, अगर तो मैं उस पेनल्टी से सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो आईटैट के अगेंस्ट मैं कहां जा रहा हूं? हाई कोर्ट के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास, जो भी रेलेवेंट अथॉरिटी है. ये बात समझ आती है? लेकिन कभी कभी क्या होता है, उन्होंने जो ऑर्डर दिया है मैं उससे सेटिस्फाइड हूं, मेरे को कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि उन्होंने किस बेसिस पे ये ऑर्डर दिया है, उन्होंने किस बेसिस पे ये ऑर्डर पास किया है. ध्यान से समझिएगा, एक चीज समझिएगा बच्चे,
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मेरे अगेंस्ट कोई जजमेंट दी या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मेरे अगेंस्ट कोई पेनल्टी लगाई, तो मैं उसका रीजन तो पूछूंगा हाँ या ना। अब रीजनिंग के लिए ना एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ केस। क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ केस। ये देखो, अब ये स्टेटमेंट ऑफ केस मेरे को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं दे रहा, तो मैं क्या बोलूंगा? क्या मैं उसके ऑर्डर से डिससेटिस्फाइड हूं? ऐसा नहीं है। मेरी बात सुनिए जो मैं कह रहा हूं दोबारा से। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुझ पर पेनल्टी लगाता है और वो पेनल्टी के अगेंस्ट मैं जाता हूं तो उसे अपील बोलेंगे। उसने पेनल्टी लगाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं उसकी स्टेटमेंट या रीजनिंग मांग रहा हूं, वो मुझे रीजनिंग नहीं दे रहे। तब मैं कोर्ट में जाऊंगा और मैं बोलूंगा माय लॉर्ड, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बोलो कि प्लीज वो मुझे स्टेटमेंट ऑफ केस या रीजनिंग प्रोवाइड करे। तो वो अपील नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? रेफरेंस। समझ आ रही है बात? अपील का मतलब क्या है? कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के एक्शन से सेटिस्फाइड नहीं है और हम उसके अगेंस्ट क्या कर रहे हैं? अपील कर रहे हैं। लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने जो एक्शन दिया है हमें उसका रीजनिंग ही नहीं पता, हमें उसकी एक्सप्लेनेशन ही नहीं पता, तो वो एक्सप्लेनेशन हम मांग रहे हैं वो दे भी नहीं रहे, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे? हम जाएंगे हाई कोर्ट के पास और हम उसे क्या बोलेंगे? रेफरेंस। तो इन शॉर्ट मैं क्या कहना चाह रहा हूं, व्हेन वी टॉक अबाउट स्टैट्यूटरी जुडिशियल कंट्रोल, तो यहां पर दो बातें आ जाती है। पहले में क्या आ जाएगा? स्टैट्यूटरी जुडिशियल कंट्रोल के अंदर पहली चीज आ जाएगी कि हम अपील कर रहे हैं, दूसरी चीज हम रेफरेंस कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। अपील मतलब हम एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के एक्शन से सेटिस्फाइड नहीं है, और रेफरेंस मतलब हमें यही नहीं पता कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है उसने किस बेसिस पे हमारे अगेंस्ट पेनल्टी लगाई है, या हमारा पासपोर्ट क्यों रिजेक्ट किया है, या हम पे इतना टैक्स क्यों बनाया है। क्लियर है ये बात? याद रहेगा। इन शॉर्ट अगेन दोबारा से बता रहा हूं, सुन लो। जब भी कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कोई भी ऑर्डर देती है, अगर वो ऑर्डर गलत है और हम उससे सेटिस्फाइड नहीं करते तो हम क्या करेंगे? अपील फाइल करेंगे। अगर वो ऑर्डर सही है लेकिन उसकी रीजनिंग नहीं मिली हमें और हमें रीजनिंग की कॉपी चाहिए, तो हम कोर्ट में जाके क्या फाइल करेंगे? रेफरेंस। एम आई क्लियर? याद रहेगा सबको? पक्का? अब देखिए, इसके बाद यहां पर कहता है सर ऑर्डिनरी या इक्विटेबल जुडिशियल कंट्रोल, इसकी बात कर रहे हैं। ये तो हमने पढ़ लिया, ऑर्डिनरी या इक्विटेबल जुडिशियल कंट्रोल। अब आप मेरी बात सुनिएगा बेटा ध्यान से। कोई सरकारी अथॉरिटी आपके अगेंस्ट कुछ भी गलत कर रही है तो आप कोर्ट में जाओगे, कोर्ट में जाके बोलोगे माय लॉर्ड इनको रोको, ये ऐसा नहीं कर सकते, तो उसका हम इंजंक्शन ऑर्डर बोलते हैं। यस और नो? इसका मतलब मान लो फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपका जो घर है वो आपने म्युनिसिपैलिटी से प्लान अप्रूव करवा के बनवाया है, उसके बावजूद 2 साल बाद म्युनिसिपैलिटी वाले तोड़ने के लिए आ गए, तो आप क्या करोगे? जो प्लान आपने अप्रूव करवाया था उसको कोर्ट में दिखाओगे और कोर्ट में बोलोगे देखो माय लॉर्ड ये मैंने प्लान अप्रूव करवा के घर बनाया और फिर भी ये कह रहे हैं नक्शा जो है वो इलीगल है, आप प्लीज उनको रोको। क्योंकि मेरे पास एक वैलिड अथॉरिटी है, मतलब मेरे पास एक वैलिड लेटर है। 2 साल पहले जो इनका म्युनिसिपल कमिश्नर था उसने मुझे अथॉरिटी दी थी, उसने मुझे अथॉरिटी लेटर मेरे प्लान को सैंक्शन करके दिया था। अब नया वाला जो कमिश्नर आ रहा है वो कह रहा है वैलिड नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? जब भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मेरे अगेंस्ट कुछ काम कर रहा है तो मैं उसके लिए क्या कर, और वो काम कर रहा है तो मैं कोर्ट में जाकर उसको रुकवाऊंगा। दैट इज इंजंक्शन। यस और नो? हाँ या ना? दूसरी चीज इधर सुनिए। पहली बात इंजंक्शन। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल, सरकारी लोग तो किसी की सुनते नहीं। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल वो आए और मेरे घर को कह रहे हैं कि आज हम गार्डन तोड़ेंगे, पहले बोलते हैं आज पार्किंग तोड़ेंगे, कल कहते हैं गार्डन तोड़ेंगे, परसों कहते हैं बिल्डिंग तोड़ेंगे। ठीक है, मैं उनको मना कर रहा हूं, नहीं मान रहे। आज उन्होंने मेरे घर पे पार्किंग तोड़ दी। ठीक है, अगले दिन मैं कोर्ट में गया और कोर्ट को मैंने बोला कि माय लॉर्ड इनको रोको। कोर्ट को टाइम लगा देखने में, तब तक पता चला गार्डन भी टूट गया। अब बात आई बिल्डिंग की, उससे पहले बिल्डिंग टूटती कोर्ट ने इंजंक्शन लगा दिया। इसमें कोई डाउट? क्लियर है? अब भाई जो बिल्डिंग नहीं टूटी उसमें तो इंजंक्शन लगा दिया, लेकिन जो गार्डन और पार्किंग तोड़ा उसके पैसे कौन देंगे? तो इसका मतलब मैं कोर्ट में क्लेम करूंगा कि माय लॉर्ड मुझे डैमेजेस दिलवाओ। यस और नो? हाँ या ना? दोनों में फर्क समझ आ रहा है? माय लॉर्ड सरकारी डिपार्टमेंट मेरा नुकसान कर रहा है, प्लीज मेरा नुकसान होने से रोको। ये क्या है? इंजंक्शन। माय लॉर्ड सरकारी डिपार्टमेंट ने मेरा नुकसान कर दिया, मुझे उसकी भरपाई कराओ। वो क्या है? एक्शन फॉर डैमेजेस। यस और नो? हाँ या ना? क्लियर है बात सबको? और इसके बाद आता है डिक्लेरेटरी एक्शन। डिक्लेरेटरी एक्शन एक तरीके से वैसे ही हो गया जैसे आपको रिट ऑफ मैंडामस आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ी थी। कॉन्स्टिट्यूशन में रिट ऑफ मैंडामस पढ़ी थी कि माय लॉर्ड इनको ऑर्डर दो। याद आ रहा है आपको? ये भी वैसा सही है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और प्रॉपर्टी को मैं रजिस्टर करवाने गया। आपने पढ़ा हुआ स्टैंप एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट, 3 महीने में स्टैंप ड्यूटी देते हैं और 4 महीने में रजिस्ट्री करवाते हैं। क्लियर है ये बात? अब मैं उसको रजिस्ट्री करवाने गया तो सब रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्री नहीं करी। मैं रजिस्ट्रार के पास अपील फाइल करता हूं, रजिस्ट्रार भी नहीं करता, मतलब उसने भी मना कर दिया। तो अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं रिट पिटीशन फाइल करूं। याद है कि जब कोई किसी एक्ट में कोई रेमेडी नहीं होती तो हम रिट पिटीशन फाइल करते हैं। हाँ या ना?
तो मैं रेट ऑफ मैंडामस बोलूं या मैं कह सकता हूं डिक्लेरेटरी एक्शन, एक ही बात है। मैं कोर्ट को बोलूंगा माय लॉर्ड प्लीज आप रजिस्ट्रार को समझाओ, या आप मेरा टाइटल देखो। अगर मैं कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता हूं तो कोर्ट रजिस्ट्रार को क्या बोलेगा, चल भाई अमित के नाम पे प्रॉपर्टी को रजिस्टर कर। तो ये एक तरीके से क्या है, डिक्लेरेटरी एक्शन है। समझ आइए बात, यस और नो, एम आई क्लियर। अब मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं, अब देखना एक चीज और बताता हूं, मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि जो एमसीडी वाले आए उन्होंने मेरा घर तोड़ा, पार्किंग तोड़ी, गार्डन तोड़ा, इससे पहले बिल्डिंग तोड़ते इंजंक्शन ऑर्डर मिल गया, तो माय लॉर्ड बिल्डिंग जो है उसको बचा दो। ये क्या हो गया, इंजंक्शन। कोर्ट ने कह दिया बिल्डिंग कोई नहीं तोड़ेगा, ये इंजंक्शन हो गया। मैंने कहा माय लॉर्ड इन्होंने गार्डन तोड़ दिया, पार्किंग तोड़ दी, तो कोर्ट ने कहा जी जो गार्डन आपने तोड़ा उसके पैसे दो, ये क्या हो गया, डैमेजेस। क्लियर है ये बात। और माय लॉर्ड इन्होंने मेरी पार्किंग वगैरह भी तोड़ दी, कोर्ट कहता है ठीक है पार्किंग के पैसे, वो कहते हैं माय लॉर्ड पार्किंग हम खुद ही बना देते हैं। कोर्ट ने कहा ठीक है दोबारा इनकी पार्किंग को वैसे ही बना के दो, ये क्या हो गया, डिक्लेरेटरी एक्शन। समझ आ रही है ये बात, यस और नो। इन शॉर्ट कहने का मतलब है, अगर मेरे से कोई पूछे कि जुडिशियल कंट्रोल कितने तरीके का होता है, 3 तरीके का, कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी एंड ऑर्डिनरी। स्टैट्यूटरी में 2 बातें आती है, अपील एंड रेफरेंस। सिंपल सी बात है, अपील जब मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, और रेफरेंस जब मैं जजमेंट की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं ऑर्डर की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो उसका कोई रीजनिंग या स्टेटमेंट ऑफ केस मांगना चाह रहा हूं। क्लियर है। और इधर ऑर्डिनरी या इक्विटेबल में क्या आ गया, इंजंक्शन, उसके अलावा डैमेजेस, और उसके अलावा डिक्लेरेटरी एक्शन। सिंपल सी बात है, डन। अब सुनो, अब यहां पर कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशियल कंट्रोल। कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशियल कंट्रोल सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुनिए बेटा जो मैं कह रहा हूं, मैं फिर बोलूंगा, इसको मेरी बुक से, लॉन्ग नोट से अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, या मॉड्यूल से पढ़ सकते हो। आप देखोगे मॉड्यूल में इस टॉपिक पे 8 पेजेस दे रखे हैं, आप कहोगे 8 पेजेस का इतना बड़ा टॉपिक है। पहले सुनो होता क्या है, सुनना बड़े ध्यान से। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब लेजिस्लेचर ने कोई कानून बनाया, और कानून बना के उन्होंने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को पावर दे दी, हाँ या ना, जवाब दो। सिंपल है भाई, एक लॉ बनाया, लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया, और लॉ बना के एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को पावर दे दी। अब बात यह आती है, 2 बातें होती हैं, या तो जो कानून बना है वो असंवैधानिक है, जो लॉ बना है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है लेकिन जो पावर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को दिया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बात समझ आ रही है, क्लियर है। अब अगर दोनों में, दोबारा सुन लो, मैं दोबारा से क्या बोल रहा हूं, लेजिस्लेचर ने लॉ बना के किसको पावर दे दी, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को, या तो वो डेलीगेशन अनलॉफुल है, या वो मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या वो लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक। सुनना मेरी बात, पहले मेरे को एक चीज बताओ, आईपीसी 1860, इंडियन पेनल कोड 1860 इतने सालों से चल रहा था, 1860 का लॉ है, 160 साल पुराना लॉ है, और इतने सालों से होमोसेक्सुअलिटी वाज अ क्राइम, लेकिन अब कोर्ट ने बोल दिया 2018 में कि होमोसेक्सुअलिटी इज नो मोर अ क्राइम। ये वो सेक्शन जो है वो असंवैधानिक है, राइट, या एडल्ट्री जो है वो असंवैधानिक है, 377 होता है होमोसेक्सुअलिटी का। कोर्ट ने कहा कि नहीं जी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, उसको हटा दिया। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, लॉ इतना, जो कोर्ट्स है इंडिया में, जो जुडिशरी है वो इतनी स्ट्रांग है कि अगर उनको लगता है कि ये वाला सेक्शन संविधान के अगेंस्ट है, ये वाला कानून संविधान के अगेंस्ट है, तो वो क्या करते हैं, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके नल एंड वॉइड कर देते हैं, हाँ या ना, जवाब दो पहले। क्लियर है। जब जजेस किसी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हैं तो आपको क्या लगता है, ऐसे ही कर देते होंगे या कुछ होमवर्क भी करते होंगे, चेक करते होंगे, पहले चेक करते होंगे, पहले उस पर अच्छी तरह रिसर्च करते होंगे। जब वो अपना होमवर्क करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। क्या बोलते हैं, जुडिशियल रिव्यू। तो मेरे से कोई पूछे ना जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, मैं क्या बोलूंगा, जुडिशियल रिव्यू एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस को करके या जिस प्रोसेस के थ्रू कोर्ट ये देखते हैं कि क्या ये लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का ये एक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है। और अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हमने पढ़ रखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में और सोर्सेज ऑफ लॉ में कि कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ, ग्रैंड नॉर्म, और उससे कुछ भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होना चाहिए। याद आ रहा है आपको। तो अगर कोई भी लॉ अगर कॉन्ट्राडिक्ट करेगा तो कहता है जो कोर्ट है, जो जुडिशरी है, वो उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेगी, और अनकॉन्स्टिट्यूशनल होते ही वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। यस और नो, हाँ या ना। देखिए पहले क्या कह रहा है, कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई नई इनैक्टमेंट बनाई, कोई नया कानून बनाया, कहता है उस नए कानून को जुडिशियल रिव्यू किया, और जुडिशियल रिव्यू देखो दिस प्लस दिस, जुडिशियल रिव्यू के बाद अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया तो फिर वो वॉइड माना जाएगा, हाँ या ना। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे बहुत सारे लोग होते होंगे जो किसी भी कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल के लिए एप्लीकेशन फाइल करते होंगे, ये कोर्ट देखता होगा कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। पहले बताओ इसमें कोई डाउट। तो कहने का मतलब वेन एवर एनी न्यू लॉ इज इनैक्टेड और वेन एवर एनी न्यू अथॉरिटी इज
क्रिएटेड, वो न्यू लॉ है या वो न्यू अथॉरिटी है, वो वैलिड है? यस वैलिड है। लेकिन अगर कोई बंदा उसके अगेंस्ट में एप्लीकेशन फाइल करता है तो कोर्ट क्या करेगा? उसका जुडिशियल रिव्यू करेगा, और जुडिशियल रिव्यू करने के बाद अगर कोर्ट को लगता है कि ये जो अथॉरिटी है या ये जो नया लॉ बना है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो कोर्ट उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके नल एंड वॉइड कर देगा। क्लियर है ये बात? और मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। देखिए इधर ये मनसुखलाल विठल दास चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, ये केस दिया हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, सुनिएगा। इस केस में क्या जजमेंट आई? इस केस में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने यह बात बोली है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर रहा है और जुडिशियल रिव्यू के अंदर उसको लगता है कि ये लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो बस कोर्ट का काम इतना है कि वो जुडिशियल रिव्यू करे और ये बताए कि ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जज जो है वो अपनी तरफ से लॉ को रेक्टिफाई करने की कोशिश ना करे। जो जज है वो ऐसे ना बोले कि ये लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसकी जगह ना ये कर दो तो कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने, तू जज है, तू लॉ मेकर नहीं है, तेरा लॉ मेकिंग में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो तेरी अथॉरिटी सिर्फ क्या है? जजिस की अथॉरिटी क्या है? रिव्यू करना और ये डिसीजन लेना कि कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देते हो, आपका रोल खत्म। उसको कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल किया जाए, क्या अमेंडमेंट लाई जाए, वो कोर्ट का सोचना काम नहीं है। एम आई क्लियर विद दैट? देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कोर्ट कैन मेयरली रिव्यू एंड नॉट सब्स्टिट्यूट लॉ। एम आई क्लियर विद दिस? समझ आ रही है कहानी? यस और नो? पक्का? चले आगे। कहता है अच्छा एक चीज बताइए, पहले बताओ यहां तक कोई डाउट आया? मैंने क्या बोला अभी? पहले क्वेश्चन जो हमने अभी पढ़ा, मतलब क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या कह रहा है? सबसे पहले जुडिशियल कंट्रोल। जुडिशियल कंट्रोल किस तरीके का होता है? 3 तरीके का होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी एंड ऑर्डिनरी एंड इक्विटेबल। स्टैट्यूटरी में क्या था? अपील और रेफरेंस। खत्म हो गई बात। अपील होता है ऑर्डर के अगेंस्ट, रेफरेंस होती है स्टेटमेंट ऑफ केस के लिए। आगे हम क्या कह रहे हैं? ऑर्डिनरी और इक्विटेबल। इसमें क्या आया? इंजंक्शन, रोको, मेरा नुकसान है वो कराओ, और डिक्लेरेटरी एक्शन। खत्म हो गई बात। कॉन्स्टिट्यूशनल में क्या आया? कोई भी नया लॉ पास हुआ तो उसको पहले जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा, फिर देखा जाएगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो कोर्ट का काम जो है वो इतना बोलना है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वॉइड है। कोर्ट नई इनैक्टमेंट को सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा। कोर्ट इज नॉट एक्सपर्ट इन लॉ मेकिंग, राइट? मनसुखलाल विठलदास चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात केस का नाम आपको याद रखना है। डन? अब सुनिए, अब यहां पर कह रहा है जुडिशियल रिव्यू होता कब है? जुडिशियल रिव्यू कब होगा? सुनिए, यहां पर 2 बातें आएंगी। इधर जुडिशियल रिव्यू कहता है कब होता है? कहता है जब लेजिस्लेचर लॉ बना के एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को पावर दे रहा है, या तो तब होगा जुडिशियल रिव्यू, या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जब उस पावर का मिसयूज करेगी तो होगा। 2 ही बातें। कहता है जुडिशियल रिव्यू हमेशा कब होता है? 2 स्टेजेस पे होता है। पहली स्टेज पे कब होता है? देखिए, एट द स्टेज ऑफ डेलीगेशन ऑफ डिस्क्रिशन। समझ आ रही है बात? मतलब जब लेजिस्लेचर अपनी पावर्स किसको दे रहा है? एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को दे रहा है या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को दे रहा है, राइट? या कहता है जब वो उस पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, इधर एट द टाइम ऑफ डेलीगेशन और एक्सरसाइज। और डेलीगेशन कब होगा? जब लॉ बन रहा होगा। जैसी लॉ बना, लॉ बनते ही सारी पावर किसको डेलीगेट हो गई? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को। ये बात समझ आ रही है? जवाब दो। अब सुनिए, कहता है भाई साहब जब भी जुडिशियल रिव्यू जज करेगा, पहली बात जुडिशियल रिव्यू का मतलब समझ आ गया? चेक करना लॉ को और फिर ये देखना संवैधानिक है या असंवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, राइट? अब सुनिए, यहां पर क्या कह रहा है? कह रहा है जब जुडिशियल रिव्यू होगा या तो तब होगा जब पावर डेलीगेट हो रही है, या तब होगा जब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अपनी पावर को एक्सरसाइज कर रही है। ये बात क्लियर है आपको? याद रहेगा? अब सुनिए, कहता है जब पावर डेलीगेट हो रही है तो कोर्ट ना 2 चीजें देखेगा, क्या आर्टिकल 14 या आर्टिकल 19 का वायलेशन तो नहीं है। मतलब एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ न्यू लॉ, एट द टाइम ऑफ डेलीगेशन ऑफ पावर टू द अथॉरिटी, कोर्ट क्या देखेगा? 2 चीजें। क्या देखेगा? हम बोल रहे हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक। कहता है कोर्ट उसमें सिर्फ 2 ही चीजें देखेगा, क्या आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है या आर्टिकल 19 का वायलेशन हो रहा है। अब देखो, ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आना चाहिए। आर्टिकल 14 का वायलेशन मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, एंड 19 मतलब वो 6 फ्रीडम्स। याद आ गई? 6 फ्रीडम्स, right of freedom to speech and expression, right to assemble, right to form association, right to move anywhere in India, right to reside anywhere in India, and right to exercise any trade, occupation or profession. याद आया? क्लियर है? तो कहता है अगर आर्टिकल 14 या 19 का वायलेशन है तो लॉ बनते हुए ही, जब लॉ बन रहा है तभी, जब लॉ बना बनते ही अप्लाई हुआ, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को पावर डेलीगेट हुई, कोर्ट कहता है इमीडिएटली उसको जुडिशियल रिव्यू करके अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। कोर्ट उस अथॉरिटी के एक्सरसाइज होने का वेट नहीं करेगा। समझ आ रही है बात? यस और नो? क्लियर है यहां तक? और आगे कहता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब डेलीगेट हुई, उस, देखो एक चीज समझो,
कोर्ट अपने आप बीच में दखल अंदाजी करेगा या लोग ऑब्जेक्शन करेंगे तब कोर्ट आएगा? लोग ऑब्जेक्शन करेंगे। कहता है लोग ऑब्जेक्शन कभी कभी अथॉरिटी बनते हुए भी कर देते हैं और कभी कभी अथॉरिटी, जब लॉ बना लोगों ने कुछ नहीं कहा, लॉ अप्लाई हो गया लोगों ने कुछ नहीं कहा, अब जब अथॉरिटी काम कर रही है तो लोगों को दिक्कत हो रही है। तो कहता है उस टाइम पे भी लोग कोर्ट में जाएंगे, फिर कोर्ट हो सकता है जुडिशियल रिव्यू करके उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दे। एम आई क्लियर? पक्का? पहले ये बताओ यहां तक इस क्वेश्चन को जोड़ पा रहे हो? इस क्वेश्चन को जोड़ के रखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी और इक्विटेबल या ऑर्डिनरी। स्टैट्यूटरी के अंदर अपील एंड रेफरेंस, खत्म हो गई बात। ऑर्डिनरी के अंदर इंजंक्शन, डैमेजेस एंड डिक्लेरेटरी एक्शन। जुडिशियल, कॉन्स्टिट्यूशनल में जुडिशियल रिव्यू, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मनसुख दास वाला केस, और इसके बाद दो बातें होगी, एट द टाइम ऑफ डेलीगेशन और एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन। डन? और डेलीगेशन में आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19 की वायलेशन देखेंगे। डन बच्चे? अब सुनिए, एट द टाइम ऑफ डिस्क्रिशन में देखिए बेटा, अब इधर देखिए, कहते हैं कई बार क्या होता है, दो बातें होती है। जब कोई बॉडी अपना काम कर रही है, जब भी कोई बॉडी अपना काम कर रही है, अपनी पावर को एक्सरसाइज कर रही है, कहता है सर वहां पर दो बातें होंगी, या तो वो अपनी पावर का मिसयूज कर रही है, राइट, या कहता है वो अपने माइंड को यूज ही नहीं कर रही, नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड। क्लियर है जी ये बात? समझ आती है कहानी? अब सुनिए, कहता है ये दो पॉइंट्स हैं। अब इसके अंदर भी बड़े सारे केसेस हैं। पहले मेरी बात सुनिएगा इधर जो मैं कह रहा हूं। यहां पर एक बहुत अच्छा पॉइंट दिया हुआ है, पहला एक्टिंग अंडर डिक्टेशन दिया हुआ है, एक्टिंग अंडर डिक्टेशन, जिसमें ये केस है कमिश्नर ऑफ पुलिस वर्सेस गोवर्धन दास भांजी। ये बड़ा अच्छा केस है। सुनना क्या हुआ था, पहले मेरी बात सुनिएगा। हुआ क्या, इसके अंदर गवर्नमेंट ने, जो गवर्नमेंट थी, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी थी, उन्होंने क्या करा, उन्होंने कमिश्नर ऑफ पुलिस को पावर दे दी कि आप लोगों को थिएटर बनाने का लाइसेंस दे सकते हो। जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है उसको क्या पावर दे दी कि आप लोगों को थिएटर बनाने का लाइसेंस दे सकते हो। ये पावर गवर्नमेंट ने दे दी। अब जो कमिश्नर है उसके पास पावर आ गई, तो कमिश्नर ने क्या किया, बड़े सारे लाइसेंस बांट दिए। जिसने भी कहा मुझे थिएटर बनाना है, कमिश्नर ने जो भी क्राइटेरिया था उसको चेक किया और लाइसेंस बांट दिए। अब कमिश्नर ने जितने भी लाइसेंस बांट दिए तो लोगों ने वहां थिएटर बनाना शुरू कर दिया। क्लियर है? अब गवर्नमेंट ने उसको बोला, कमिश्नर को, कि आपको पावर नहीं है, हम वापस ले रहे हैं। ठीक है जी? तो आपने जहां जहां पर भी जितने भी लाइसेंस बांटे हैं सब वापस ले लो। तो कमिश्नर ने क्या करा, बाकी सब लोगों को जिनको भी ऑर्डर दिए थे, जिनको भी लाइसेंस ग्रांट किए थे, बोला जी लाइसेंस जो है मैं वापस ले रहा हूं क्योंकि अब मेरे को पावर नहीं है। क्लियर है? अब उन्होंने बोला, जितने भी लोग थे जिनको लाइसेंस मिला था, उन्होंने अपना पैसा खर्च किया, आधी बिल्डिंग बनाई, अब आप कह रहे हो लाइसेंस वापस ले रहा हूं। उन्होंने कहा भाई ये क्या बात हुई, तेरा अपना दिमाग है कि नहीं है? वो कह रहा मैं क्या करूं, ऊपर से ऑर्डर है। कहते भाई ऊपर से ऑर्डर है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पहले तू लाइसेंस देगा, हम उसके भरोसे अपना पैसा खर्च कर दे 10-10 करोड़, अब तू बोले लाइसेंस नहीं है वापस ले रहा हूं, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ या ना? इसका मतलब क्या है कि यू आर एक्टिंग अंडर डिक्टेशन। उसने सिर्फ क्या बोला जी, ऊपर से ऑर्डर है। ऊपर से ऑर्डर का मतलब डिक्टेशन। समझ रहे हो? जूनियर सीनियर को अपनी बात सबमिट करता है, सीनियर जूनियर को बात डिक्टेट करता है। याद रहेगा? उसने कहा जी ऊपर से ऑर्डर है, मैं क्या करूं। कहते यार हम भी क्या करें, तू कह रहा है ऊपर से ऑर्डर है, हम लोग इतने सारे लोग हैं, हम लोगों ने इतना उधार उठाया है इस थिएटर के बिजनेस के लिए, अब तू कह रहा है लाइसेंस वापस कराओ, ऐसा थोड़ी होता है। तो कोर्ट में केस गया। जब कोर्ट में केस गया तो कोर्ट ने बोला कि देखो जी, अगर आपको पावर दी गई थी और आपसे पावर वापस ली जा रही है, तो जिस टाइम तक वो पावर थी, जितने लोगों को आपने लाइसेंस दिया है वो वैलिड माने जाएंगे। बताओ लॉजिकली सही है गलत है? हाँ या ना? तो उन्होंने कहा नहीं जी वो तो लाइसेंस वैलिड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर जो उसने बोला कि मैं लाइसेंस वापस ले रहा हूं या मैं लाइसेंस रद्द कर रहा हूं, क्या ये एक्शन गलत था और क्या इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करके कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया? बात बड़ी सिंपल सी है। गवर्नमेंट ने एक पुलिस कमिश्नर को अथॉरिटी दी और उस पुलिस कमिश्नर ने लाइसेंस बांट दिए। अब आपने वो अथॉरिटी वापस ली, लेकिन जिस टाइम पे उसकी अथॉरिटी थी, जिस टाइम पे वो एम्पावर था, उसने उस ड्यूरेशन में जितने लाइसेंसेस दिए वो वैलिड होने चाहिए। यस और नो? हाँ या ना? तो ये वाला केस इंपॉर्टेंट है, कमिश्नर ऑफ पुलिस वर्सेस गोवर्धन दास भांजी। पहली बात। दूसरी बात, अब कहता है जी कभी कभी क्या होता है, सरकारी अथॉरिटीज क्या करती है, फॉल्स रेस्ट्रिक्शन क्रिएट कर देती है। फॉल्स रेस्ट्रिक्शंस या यू कैन से कि सेल्फ रेस्ट्रिक्शंस या फॉल्स चेन। होता क्या है, इधर देखिए, जैसे मैं आपको कह नहीं रहा था कि याद करो, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मैंने अपने स्टाफ को भेजा, मैंने कहा जाओ जी रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करा के आओ, हमारा जो एड्रेस है शॉप एस्टेब्लिशमेंट में चेंज करा के आओ। उन्होंने क्या बोला कि सर आपको वहां 3 रुपए की फीस देनी पड़ेगी। हमने कहा आप ले लो 3 रुपए। नहीं सर हमें तो पावर ही नहीं है, हम कैसे ले सकते हैं सर। मैंने कहा, उन्होंने कहा ले लो सर, कल दोबारा आना पड़ेगा, 500 रुपए का पेट्रोल है, छुट्टी होगी। कहते हम क्या करें, हम नहीं ले सकते।
देखा जाए तो क्या था, 3 रुपए लेके रसीद भेजते थे, कौन सी आफत आ रही थी। बट कहने का मतलब क्या है, क्योंकि काम नहीं करना और कहते हैं उसका काम है वो नहीं आया तो मैं नहीं करूंगा, इसका मतलब ये कि जबरदस्ती की सेल्फ रिस्ट्रिक्शंस डाल रखी है। जबकि सच्चाई है कि आपकी साथ वाली टेबल पे बैठता है वो बंदा, और अगर वो नहीं आया, आपने 3 रुपए ले लिए और आपने हमारी डिटेल लिख ली, कल आप उसको 3 रुपए देके डिटेल पर्ची कटवा लोगे, कोई दिक्कत थोड़ी है, बट सिर्फ सामने वाले को तंग करना है। यस और नो, राइट। तीसरी बात कह रहा है एक्टिंग मैकेनिकली एंड विदाउट एनी ड्यू केयर। ये बात समझ आ रही है। मतलब लोग क्या करते हैं मैकेनिकली, अगेन वही मैकेनिकली मतलब ब्यूरोक्रेसी जी। ऑफिस कभी टीवी सीरियल नहीं देखा, शर्मा जी के पास जाओ, पटेल जी के पास जाओ, है ना, इन मैम के पास जाओ, उन सर के पास जाओ, यही होता रहता है बस, राइट। तो कहता है आप मैकेनिकली आप करते हो, आप ब्यूरोक्रेसी में डील करते हो, तो ये भी गलत माना जाएगा। आप कभी भी इमरजेंसी तो देखो, हाँ या ना, आप ये तो देखो बंदे की क्या इमरजेंसी है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, सुनिएगा। मेरा ना एक दोस्त था, सुनना, मेरा एक दोस्त था, उसने क्या करा, उसने एक वो अपना ऑफिस चला रहा था, और जो ऑफिस चला रहा था वो उसने ना एक रेंट पे था, उसने अपना एक नया ऑफिस बनाना था। उसने उसके लिए बैंक लोन के लिए अप्लाई किया, बैंक लोन अप्रूव हो गया, उसने बयाना भी दे दिया, अपना डाउन पेमेंट कर दी, बाकी बैंक से लोन आएगा तो वो दे देगा। समझ आ रही है बात। 50 लाख की प्रॉपर्टी, दुकान थी, 10 लाख वो पहले दे चुका है। एंड डे पे बैंकर ने जब पैसे देने थे तो बैंकर ने कहा कि सर एक प्रॉब्लम है, आपका जो करंट प्रीमाइस है जहां पे आप किराए पे हो और आपका जो दिल्ली शॉप एस्टेब्लिशमेंट में रजिस्ट्रेशन है वो मैच नहीं कर रहा। पॉइंट समझ आ रहा है। अभी आप हो फॉर एग्जांपल अपने एड्रेस में 126 में, आपने साथ वाली बिल्डिंग खरीद ली 127, क्लियर है ये बात। लेकिन 126 एड्रेस है आपका, पहले अभी 127 आपने खरीदा, लेकिन आप किराए पे किस पे हो, 126 पे। लेकिन जो दिल्ली शॉप एस्टेब्लिशमेंट है वो दिखा रहा है 121, क्लियर है ये बात। मतलब वो पुराने वाला किराए वाली जगह होगी। समझ आ रही है बात। तो आप प्लीज उसको करंट एड्रेस पे चेंज करो तो ही हम आपको लोन देंगे, वरना नहीं देंगे। वो बेचारा रजिस्ट्रेशन ऑफिस भागा चेंज कराने के लिए, वो कहते हैं जी 20 दिन लगेंगे। वो कहता है माय लॉर्ड, उसको जाके हाथ पैर जोड़ रहा है बेचारा, कह रहा है देखो मेरा ना कल लोन अप्रूव होना है, परसों लास्ट डे है, अगर मैंने परसों लोन अप्रूव होके नहीं दिया तो मेरा जो 10 लाख का बयाना है ना वो डूब जाएगा। होता ना टाइमली अगर आपने पेमेंट नहीं करी तो डूब जाएगा। तो प्लीज आप इसको इमरजेंसी में जैसे मर्जी तत्काल में चेंज कर दो। कह रहे ऐसे कैसे इमरजेंसी में चेंज कर दे, ऐसा कुछ नहीं होता। कहता है मेरी बात समझो प्लीज, मेरा 10 लाख का बयाना डूब जाएगा, परसों लास्ट डेट है। कह रहे हम क्या करें, हमसे पूछ के दिया था आपने डाउन पेमेंट। ऐसे र्यूड होते हैं, मतलब वो साफ बोलते हैं, वो सामने वाले की परवाह भी नहीं करते हैं। तो कहता है अगर ऐसा कुछ भी है, आप कोर्ट में केस फाइल करना चाहो तो कर सकते हो। सिंपल सी बात है। समझ आ रही है बात। यार आप भी इंसान हो, आप समझो मेरा 10 लाख रुपए वहां फंसा पड़ा है, और अगर बैंक ने हल्की सी डिमांड मांग ली और आपको सिर्फ 2 मिनट लगने हैं कंप्यूटर में चेंज करने के लिए, कर दो यार, क्यों तंग करी जा रहे हो। समझ आ रही है मेरी बात। तो कहने का मतलब क्या हुआ, एक्टिंग अंडर डिक्टेशन, सेल्फ रेस्ट्रिक्शन या एक्टिंग मैकेनिकली, इन तीनों से क्या पता चल रहा है, सामने वाला अपना दिमाग यूज नहीं कर रहा, सामने वाला आपकी प्रॉब्लम समझना ही नहीं चाह रहा। हाँ या ना। कह रहा जी ऊपर से ऑर्डर आया, इसमें कह रहा जी मैं क्या करूं, मेरे को तो पावर ही नहीं है। भाई 3 रुपए की बात है, ले ले यार, कल दे दियो उसको। ना जी मैं नहीं ले सकता, हमें अथॉरिटी नहीं है, हम आपके चक्कर में कानून थोड़ी तोड़ देंगे। अब आप क्या बहस करोगे, राइट। क्लियर है ये बात। तो कहता जी इन केसेस के अंदर अगर आपका, ये तो चलो छोटी मोटी बात है, अगर बड़ा इश्यू हो तो आप कोर्ट में जाके उन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हो। सिंपल सी बात है। पहले बताओ नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड में तीनों बातें समझ आ गई। पहली बात डिक्टेशन, दूसरी बात सेल्फ रेस्ट्रिक्शन या फॉल्स क्लेम या फॉल्स चेन, एंड थर्ड आ गया एक्टिंग मैकेनिकली। अब सुनिए, कहता सर कई बार ना लोग ना अब्यूज करते हैं अपनी डिस्क्रिप्शन का, अपनी पावर का मिस यूज करते हैं। कहता है कैसे मिस यूज करते हैं, कहता है मेलाफाइड पर्पस के लिए मिस यूज करते हैं, गलत पर्पस के लिए मिस यूज करते हैं। मेरे को ना आज तक एक चीज याद है, सुनना बड़े ध्यान से। मैं जब सीएस एग्जीक्यूटिव में था, तो सीएस एग्जीक्यूटिव में ये बात है दिसंबर 2004 की, और कंपनी लॉ का हमारा एग्जाम तब पहला सब्जेक्ट होता था, कंपनी लॉ या पता नहीं जीसीएल ऐसा कुछ था। और जब कंपनी लॉ का पेपर था तो मैं गया, हमारी क्लास में जहां पे मतलब कोचिंग वगैरह तो कभी ली नहीं थी, ऐसी हाय हेलो दोस्त वगैरह बन गए थे। तो जैसे होता नहीं कि कॉलेज में बच्चे हैं वो सीएस कर रहे हैं, मैं भी सीएस कर रहा हूं, होता ना ऐसा। तो मेरी कॉलेज की एक फ्रेंड थी जो मेरे घर के पास रहती थी, वो भी सीएस कर रही थी, मैं भी सीएस कर रहा था। तो हम ना एग्जामिनेशन सेंटर में मिले। तो जब एग्जामिनेशन सेंटर, उसके पापा ना दिल्ली हाई कोर्ट में जज थे उस टाइम पे। तो जब हम लोग एग्जामिनेशन सेंटर पे मिले तो मेरे को कहती है हमें तैयारी हो गई। मैंने कहा हाँ हो गई। यार सोल सेलिंग एजेंट पढ़ लिया तूने, पुराने कंपनी एक्ट में क्वेश्चन होता था सोल सेलिंग एजेंट, पुराने कंपनी एक्ट में। कहती है पढ़ लिया तूने, मैंने कहा हाँ। यार पढ़ ली उसको अच्छी तरह, पता नहीं क्यों दिल कह रहा है कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में। उसने ये बात बोली, मैं कहा पढ़ लेता हूं, पढ़ लिया। अंदर 9 बजे पेपर शुरू हुआ, पहला क्वेश्चन 20 नंबर का सोल सेलिंग एजेंट, पहला क्वेश्चन। अब आप सोच के देखो, डाउट आएगा नहीं आएगा दिल में कि यार दिल्ली के चीफ जस्टिस की डॉटर है
और उसने कहा सोल सेलिंग एजेंट इंपॉर्टेंट है, और पेपर में जाती पहला क्वेश्चन 20 नंबर का, तो लगाना के पेपर पता होगा उसको, हाँ या ना। और अगले दिन भाई साहब मैं उसको ढूंढ रहा हूं, आज बता दे तेरे को क्या फीलिंग आ रही है। एंड इतिहास गवाह है, इंटर के 2 ग्रुप, तब फाइनल में 3 ग्रुप हुआ करते थे, 5 ग्रुप, 5 ग्रुप में वो फेल हुई, और जब उसने रिवैल्यूएशन भरा तो पास हो गई। 38 मार्क्स, रिवैल्यूएशन भरा 68 मार्क्स, 35 मार्क्स, रिवैल्यूएशन के बाद 55 मार्क्स। हर बार वो रिवैल्यूएशन में पास होती थी, हर बार। आपको नहीं लगता सेटिंग होती होगी यार? आप सोच के देखो, डायरेक्टर ऑफ एग्जामिनेशन है, चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट का, अगर वो फोन करेगा तो आपको नहीं लगता कि वो कौन मना करेगा यार? तो व्हाट इज दैट? दैट इज अब्यूज ऑफ देयर पावर। यस और नो? हाँ या ना? क्लियर है? और उससे क्या होता है, हम जैसे लोग मर जाते हैं। हम जैसा आम आदमी पेपर दे के मर जाता है, और ऐसे लोग जो है वो देखे। आपने कभी देखा होगा एक फैमिली में सारे सीए हैं, होता है कभी ऐसा? भाई 10 लोग हैं, 8 लोग हैं, सारे सीए हैं, या सारे सुपर इंटेलिजेंट है, एक तो निकम्मा निकलेगा, चाहे हो या ना हो, बाकियों की गुडविल से वो भी सीए बन जाता है, राइट? देखो क्या कह रहा है, कह रहा कभी कभी क्या होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है ना, वो क्या करती है, इररेलेवेंट चीजें करती है, इररेलेवेंट चीजों को कंसीडर करती है। मतलब कभी कभी वो ऐसी चीजें करती है जो उनको, मतलब जो इररेलेवेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल, कई बार क्या होता है कि आप गए, आपने कोई सरकारी डिपार्टमेंट में कोई आपने फॉर्म भरा, फॉर्म में उन्होंने कहा पैन कार्ड दे दो, या ये और लिखा हुआ है। मैंने उसमें से एक डॉक्यूमेंट दे दिया, 3 चीजें लिखी है, दिस और दिस और दिस, मैंने एक दे दिया। वो कहता है बाकी दोनों। हम कहते हैं जी बाकी दोनों तो है नहीं हमारे पास, हो ही नहीं सकता काम आपका। जी ऐसा है, उसमें तीनों में और लिखा है, और नहीं है, तीनों देने हैं। तो जी वहां पे और लिखा है, तो जाओ फिर करा लो अपने आप, अब क्या बहस करोगे? मतलब जो चीजें इररेलेवेंट है वो उसको भी मांगते हैं, और कभी कभी रेलेवेंट चीजों को छोड़ देते हैं। समझ रहे हो ये बात? हाँ या ना? मतलब जो लिखा है वो डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, जो ऐसा आप कभी नोट करना, अगर अभी क्या बच्चे हो, अभी तक आपने ज्यादा सरकारी डिपार्टमेंट में धक्के नहीं खाए, आप कभी नोट करना, जो डॉक्यूमेंट आपके पास है ना वो तो चाहिए ही नहीं उनको, जो नहीं है वो मांग लेते हैं आपसे, और फिर आप वो कहते हैं जाओ जी लेके आओ, फिर आप परेशान होते रहते हो, राइट? क्लियर है ये बात? तो रेलेवेंट चीजों को छोड़ देते हैं और इररेलेवेंट चीजों को कंसीडर करते हैं। डन? आगे कह रहा है अपनी पावर का इम्प्रॉपर यूज करते हैं। अब एक चीज सोचो, बड़े ध्यान से समझिएगा जो मैं कह रहा हूं। एक बार क्या हुआ, बैंक में गया अकाउंट खुलवाने, कुछ काम था, ये बात 2 साल पुरानी होगी। मैं गया सिंडिकेट बैंक में अकाउंट खुलवाने किसी काम से। वहां पर क्या हुआ कि सुबह 10 बजे से लेकर, जब भी 9 साढ़े 9 बैंक खुलता है, 4 बजे तक आपको पता है पब्लिक कंसल्टेंसी होती है या पब्लिक डीलिंग होती है, राइट? मैं गया वहां पे 3:15 बजे। जो लेडी थी जिसने अकाउंट खोलना था, उन लेडी ने क्या किया, 3:15 बजे मैं गया, फॉर्म मेरा लिया, कहती है सर वेट करो, अभी मेरे को ना पहले ना पैसे जमा करने हैं अंदर, सारा कैश मैं देखती हूँ। मैंने कहा मैम लेकिन वो तो 4 बजे के बाद का काम है। नहीं सर मैं अभी करके आ रही हूँ। ठीक है भाई कर ले। 3:15 बजे मैं पहुंचा 3:15 पे, 3:35 पे वो अपनी सीट से उठ गई। 4 बजे तक उसने कहा मैंने कहा 4 बजे के बाद कर लेना, कहती नहीं सर अभी करना है। मैं कहा ठीक है, चली गई। करने के बाद वो 4:15 बजे आई, मतलब 3:35 पे अपनी सीट से उठी, मैं वेट कर रहा था, 4:15 पे आई। तो 4:15 पे आई, घड़ी देख के कहती है 4:15 हो गए, पब्लिक डीलिंग में चलो कल आना। यार ये क्या बदतमीजी है यार? पॉइंट समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? भाई आई वॉज हेयर ऑन टाइम, मैं 3:15 बजे आया हूं, 4 बजे तक पब्लिक डीलिंग है, आप 3:35 पे अपनी सीट से उठ के गए और आपने कहा कि ये मेरा काम है, मैं को पहले ये करने दो, और 4:15 आप वापस आ रहे हो, 4:15 पे कह रहे हो 4 बज के मैं नहीं करूंगी, कल आना। मैंने कहा मैम मैं आज ऑफिस से हाफ डे लेके आया हूं, मैं एम्प्लॉई हूं, जॉब करता हूं, मैं क्या करूं? एम्प्लॉई हो तो मेरे यहाँ नौकरी करते हो क्या? यहाँ नौकरी करते हो दोबारा छुट्टी ले आना। लाइक दैट, मतलब वो अपनी पावर का इम्प्रॉपर, मतलब द थिंग इज इम्प्रॉपर यूज का मतलब क्या है यहाँ पे कि भाई जो काम आपको 4 बजे के बाद करना चाहिए वो आप पहले कर रहे हो। मतलब पब्लिक सामने बैठी है, पब्लिक डीलिंग नहीं करनी, और जब पब्लिक सामने नहीं, जब आपका टाइम खत्म हो जाएगा उसके बाद आप बोलोगे जी सॉरी कल आना, ये कोई तरीका थोड़ी हुआ। आपने कई बार ऐसा देखा होगा, जब आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाते हो, भाई साहब जो सामने लेडी होती है वो अपनी सास से बात कर रही होती है, अपनी बहन से बात कर रही होती है। देखा आप लोगों ने रियलिटी, 10-10 मिनट बात करती रहती है, और आप बोलते हैं मैं इमरजेंसी है, तो आपको हम खाली लग रहे हैं, और कर क्या रहे हो आप? पर पॉइंट यह है कि अगर आप उनसे बहस करोगे तो अल्टीमेटली वो आपकी फाइल फेंक देंगे, फिर आप इधर उधर भागते रहोगे, राइट? तो कहने का मतलब वो क्या कर रहे हैं, इम्प्रॉपर यूज कर रहे हैं अपनी पावर का। मेलाफाइड यूज करें, दोनों अलग अलग बातें हो गई। मेलाफाइड का मतलब हो गया आप अपना फायदा कर रहे हो, और इम्प्रॉपर का मतलब हो गया आप अपना फायदा तो नहीं कर रहे लेकिन दूसरों का नुकसान कर रहे हो, उनका टाइम जाया कर रहे हो। यस और नो? आपको फर्क ही नहीं पड़ता, सामने वाला चक्कर काटी जा रहा है, राइट? आगे देखिए, नॉन कंप्लायंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, सुनवाई का मौका अभी हम पढ़ेंगे इसको। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे केस पेपर में, अभी आगे आएंगे। और यहां पर कह रहा है एक्सीडिंग
जुरिस्डिक्शन। अगर कोई सरकारी अथॉरिटी अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सीड कर लेती है तो आप बताओ कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। यस और नो? हाँ या ना? तो कहने का मतलब इन शॉर्ट क्या हुआ, अगर आप अपनी पावर को मेलाफाइडली यूज कर रहे हो, इम्प्रॉपरली यूज कर रहे हो, रेलेवेंट चीजों को इग्नोर कर रहे हो, इररेलेवेंट चीजें जबरदस्ती सामने वाले से मांग रहे हो, अपनी पावर को एक्सीड कर रहे हो, या कहता है नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को वायलेट कर रहे हो। हाँ या ना? और ये नेचुरल प्रिंसिपल्स की वायलेशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले ये बताओ कि अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें, यहां देखिए, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पूरी की पूरी हेडिंग समझ आती है, याद दिमाग में बैठता है, दिमाग में बिठाना है इसको। मतलब सबसे पहले जुडिशियल कंट्रोल है, किस पे है? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस पे है, इधर कॉन्स्टिट्यूशनल है, इधर स्टैट्यूटरी है, इधर इक्विटेबल है। और जो स्टैट्यूटरी है उसमें दो आते हैं, एक आता है हमारा उसके अंदर अपील, एक आता है उसमें रेफरेंस। इधर आता है हमारा ऑर्डिनरी या इक्विटेबल, इसमें आता है हमारा इंजंक्शन, डैमेजेस, डिक्लेरेटरी एक्शन। इसके बाद आता है इधर हमारा जुडिशियल रिव्यू, कॉन्स्टिट्यूशनल वाला आता है। ये आता है एट द टाइम ऑफ डेलीगेशन या एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज। डेलीगेशन के अंदर हमारा आता है 14 और 19, और एक्सरसाइज में आता है नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड, या इधर क्या आ गया? अब्यूज ऑफ डिस्क्रिप्शन। और ऊपर कौन सा केस था? वो मनसुख दास वाला, कि भाई जुडिशियल रिव्यू जो है वो उस कोर्ट को पार देता है सिर्फ डिक्लेयर करने की, कोर्ट उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। डन? क्लियर है बच्चे? याद रहेगा। और एप्लीकेशन ऑफ माइंड के अंदर 3 केसेस कौन आ गया? कौन से आ गए? एक्टिंग अंडर डिक्टेशन, कमिश्नर वाला, सेल्फ रेस्ट्रिक्शन, और थर्ड आ गया मैकेनिकली एक्ट कर रहे हो, ब्यूरोक्रेसी क्रिएट कर रहे हो। इधर आ गया मेलाफाइड यूज या इम्प्रॉपर यूज, रेलेवेंट चीजों को कंसीडर नहीं कर रहे, इररेलेवेंट चीजों को मांग रहे हो, पार को एक्सीड कर रहे हो, या प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को वायलेट कर रहे हो। डन? याद रहेगा। अब देखिए, अब यहां पर बात आ रही है, अभी आएंगे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब यहां पर क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की क्या क्या लाइबिलिटी है? बच्चे पहले मेरी बात को सुनेगा इधर ध्यान से। कहता है लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट में ना 2 लाइबिलिटीज आती है, एक आती है कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी और एक आती है टॉर्टियस लाइबिलिटी। आई रिपीट, एक आती है कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी, इसको छोड़ दो, पहले मेरे को देखो इधर। कहता है लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट 2 तरीके की होती है, वन इज कॉन्ट्रैक्चुअल, अदर इज टॉर्टियस। कहता है टॉर्टियस मतलब अराइजिंग आउट ऑफ टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्चुअल मतलब अराइजिंग आउट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल सी बात है। पहले हम टॉर्टियस की बात करते हैं। कहता है जी टॉर्टियस लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट फॉर टॉर्ट्स। कहता है ये यहां पढ़नी नहीं है, तो हमने लॉ ऑफ टॉर्ट्स में पढ़ी थी। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में पढ़ा था, इंग्लैंड में क्राउन प्रोसीडिंग्स एक्ट है, इंडिया में कोई लॉ नहीं है, सोवर्निटी पे डिपेंड करता है। सोवर्न केस है तो गवर्नमेंट लाइबल नहीं है, नॉन सोवर्न है तो गवर्नमेंट लाइबल है। केसेस के नाम याद है? स्टेट ऑफ राजस्थान विद्यावती उदयपुर वाला, और एक कस्तूरी लाल रलियाराम जैन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, पढ़ा था हम लोगों ने। एम आई क्लियर विद दैट? याद है हमें? तो मैंने देखो ऑलरेडी यहां लिखा है कवर्ड इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स। देन अच्छा, एक चीज सुनो ध्यान से, मेरी बात को सुनेगा। आप लोगों ने कंपनी लॉ में भी ये बात पढ़ी होगी कई बार, कि गवर्नमेंट जब भी कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट जब भी कॉन्ट्रैक्ट करती है, व्हेनेवर गवर्नमेंट इज डूइंग कॉन्ट्रैक्ट विद समवन, तो या तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट करती है या स्टेट गवर्नमेंट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट करती है तो किसके नाम पे करती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे। और स्टेट गवर्नमेंट करती है तो गवर्नर ऑफ स्टेट के नाम पे। पता है ये बात? इन्हीं को कॉर्पोरेशन सोल भी बोला जाता है कंपनी लॉ के अंदर, अगर पता हो तो। हाँ या ना? तो सबसे पहले बताओ, जो मैंने इतनी बात बोली है समझ आई कि सेंट्रल गवर्नमेंट विल एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। मैं ये नहीं कह रहा वहां रामनाथ कोविंद लिखा होगा, वहां पर लिखा होगा कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मिस्टर अमित वोरा एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है? अब सुनिए, मेरी बात को सुनिएगा। तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट करती है। एक बात बताओ, क्या सड़कें बनाने का कॉन्ट्रैक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट देती है लोगों को, प्राइवेट कंपनीज को देती है? यस और नो? आपने कई बार देखा है कि कोई फ्लाईओवर है, वो फ्लाईओवर बन रहा है और वो बीच में अड़ा हुआ, कई साल हो गए। देखा कभी आपने? 5 साल से ये फ्लाईओवर आगे ही नहीं बढ़ा। होता है ना ऐसा, आधे में ही टूट गया। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि गवर्नमेंट ने पैसे नहीं दिए। तो गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया, तो सामने वाली पार्टी कहती है कि मैं अपना पार्ट परफॉर्म नहीं करूंगी। यस और नो? और गवर्नमेंट ने ब्रीच क्यों किया? क्योंकि सरकार बदल गई बीच में। भाई बीजेपी की सरकार थी, जब तक कांग्रेस आई, कांग्रेस को ने उसके आगे फंडिंग ही नहीं दी, या कांग्रेस ने फंडिंग दी थी, बीजेपी आई तो नहीं दी। एमपी मर गया, एमएलए चेंज हो गया, कोई भी रीजन हो सकता है। मेरा पॉइंट यह है जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, माय क्वेश्चन इज कि अगर कभी भी आपने गवर्नमेंट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और वो कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट ने तोड़ दिया, तो आप सामने वाले पे केस करते हो ना। अब सामने केस किस पे करोगे? कहता है कॉन्ट्रैक्ट जो होगा उस पे प्रेसिडेंट का नाम होता है या गवर्नर का नाम होता है। लेकिन आप बताओ, केस जब भी आप पढ़ते हो, आप क्या पढ़ते हो? अमित वोरा वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या अमित वोरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया?
यूनियन ऑफ इंडिया। अमित, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती, कस्तूरीलाल रलियाराम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो कहता है इन शॉर्ट, अगर मैं इसको कंक्लूड करना चाहूं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब भी सरकार कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वो प्रेसिडेंट और गवर्नर के नाम पे करेगी, लेकिन जब भी सामने वाला ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस करेगा तो वो अमित वोरा वर्सेस प्रेसिडेंट नहीं होगा, अमित वोरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया होगा। सिंपल सी बात है। और स्टेट का होगा तो स्टेट ऑफ गुजरात, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, राइट। देखिए मैंने क्या लिखा है, कहता जी टॉर्टियस लाइबिलिटी तो हमें पता है, कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी में आर्टिकल 299 सब आर्टिकल 1, 299 सब आर्टिकल 2 कह रहा है, 299 सब आर्टिकल 1 कह रहा है सीजी का कॉन्ट्रैक्ट है तो प्रेसिडेंट के नाम पे होगा और एसजी का है तो गवर्नर के नाम पे होगा। डन। और कह रहा है लेकिन सब आर्टिकल 2 क्या बोलता है, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आर नॉट पर्सनली लाइबल। एम आई क्लियर? समझ आ रही है? मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट होगा गवर्नमेंट के साथ उसमें प्रेसिडेंट के ऑफिस की सील लगेगी, लेकिन केस करूंगा तो प्रेसिडेंट के नाम पे नहीं करूंगा, यूनियन ऑफ इंडिया के नाम पे करूंगा। क्लियर है? पक्का? सिंपल है ना? क्या ये वाला क्वेश्चन याद हो गया? लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल होती है, टॉर्टियस होती है, टॉर्टियस में सवर्निटी या नॉन सवर्निटी फंक्शन पे डिपेंड करता है, और कॉन्ट्रैक्चुअल में कहता है कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट का जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा प्रेसिडेंट और गवर्नर के नाम पे होगा, लेकिन लाइबिलिटी उनकी नहीं होगी, लाइबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी। डन? क्लियर है? पक्का? चले आगे। अब देखिए कहता है ये बताओ क्या पब्लिक सर्वेंट कभी लाइबल होता है? क्या पब्लिक सर्वेंट कभी लाइबल होता है, ये बताओ। कहता है यार देखो, पब्लिक सर्वेंट जो है वो पहले तो ये बताओ कि क्या वो अपने लिए काम कर रहा है या सरकार के बिहाफ पे? सरकार के बिहाफ पे काम कर रहा है। क्या गवर्नमेंट प्रिंसिपल और पब्लिक सर्वेंट उनका एजेंट हो गया एक तरीके से? हाँ या ना? एंड प्रिंसिपल इज लाइबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ एजेंट होता है, लेकिन आपको नहीं लगता कभी कभी जब एजेंट गलत काम करता है तो वो खुद भी लाइबल हो जाता है? हाँ या ना? कहता है देखो पब्लिक सर्वेंट अगर कभी भी कुछ भी गलत काम करेगा, सुनिए, इलीगल काम करेगा या अपनी स्कोप ऑफ अथॉरिटी के बाहर काम करेगा, राइट, तो फिर वो लाइबल माना जाएगा। सिंपल सी बात है। अब एक बात बताओ, पुलिस वाला रिश्वत ले रहा है, क्या लाइबल नहीं है? क्या उसकी नौकरी नहीं चली जाती? यस और नो? हाँ या ना? और इधर कह रहा है इफ एक्टेड आउटसाइड द स्कोप ऑफ अथॉरिटी, वही अपनी ज्यूरिसडिक्शन को, अपनी पावर को एक्सीड कर रहा है। हाँ या ना? डन? क्लियर है? अब सुनो, कहता है इसका एक्सेप्शन क्या है? कहता है वो लाइबल कब नहीं होगा, जब वो बायस्ड नहीं है और उसकी मैलाफाइड इंटेंशन नहीं है, तो ये एक्सेप्शन हो गई। हाँ या ना? बायस मतलब पार्शियल, जब वो पार्शियलिटी नहीं कर रहा एंड मैलाफाइड इंटेंशन नहीं है, उसकी कोई बैड इंटेंशन नहीं है। इन शॉर्ट अगर हम कहना चाहें, मेरे से कोई पूछे पब्लिक सर्वेंट की लाइबिलिटी, मैं क्या बोलूंगा? सुनिए, पब्लिक सर्वेंट जनरली एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। जनरली क्या, ही एक्ट्स ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, ही रिप्रेजेंट्स द बॉडी on behalf of such body he is working, on behalf of which he is working. He is generally not liable unless he has not done any act which is unlawful in nature, or he has done any act which is outside his scope of his authority, right? At the time of when he is being held liable, then he can have the, you can say, coverage of two exceptional cases. One, if he can prove that whatever has been done is not done with bad intention, and whatever has been done, I have not done any kind of partiality. सिंपल सी बात है। चार ही तो बातें हैं यार, खत्म। दो केसेस हैं जब वो लाइबल है, और दो केसेस है जहां पे उसके बाद डिफेंसेस अवेलेबल है, राइट। लाइबल कब है? इलीगल काम कर रहा है या अथॉरिटी के बाहर काम कर रहा है। मैं ऐसे कह सकता हूं इलीगल और अल्ट्रा वायरस, इलीगल और अल्ट्रा वायरस, अथॉरिटी के बाहर मतलब अल्ट्रा वायरस। यस और नो? और नीचे कह रहा है अगर वो प्रूफ कर दे कि मैंने पार्शियलिटी नहीं करी और मैंने कोई बायस जजमेंट नहीं करी, मैंने कोई मेलाफाइड इंटेंशन नहीं थी, मेरी बैड इंटेंशन नहीं थी, तो भी कहता है ठीक है वो बच सकता है। मतलब दीज टू, ये जो एक्सेप्शनल केसेस है, क्या मैं कह सकता हूं दीज टू आर दी डिफेंसेस अवेलेबल टू पब्लिक सर्वेंट? यस और नो? जवाब दीजिए। डन बच्चे? अब सुनिए, अब यहां पर आता है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब यार ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है ना, ये अपने आप में ना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से, नजर हटी दुर्घटना घटी हो जाएगा। सुनिए जो मैं कह रहा हूं, सुनना, इसको देखो मत, अभी पहले सुनो। कहता है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। पहली बात ये बताओ कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस वर्ड आ रहा है, इसमें ये प्रिंसिपल है, और किसके प्रिंसिपल है? नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल है। क्लियर है ये बात आपको? नेचुरल का मतलब होता है दोज राइट्स विच आर गिवन टू सिटीजन और अ पर्सन नेचुरली, मतलब उसके लिए कोई आपको कंडीशन फुलफिल नहीं करनी, ये राइट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। समझ आ रही है बात? क्लियर है? और ये किसके है? जस्टिस के है। जस्टिस मतलब कि ये जुडिशरी ने बनाए हैं। मेरी बात सुनिएगा बड़े ध्यान से। प्रिंसिपल आपको अगर याद हो तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा,
आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पढ़ा रूल ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, आपने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, वो सारे प्रिंसिपल्स जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पढ़े वो संविधान का पार्ट है। पर क्या वहां पर आपने प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस पढ़ा था? नहीं। इसका मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस कोर्ट ने डेवलप करे हैं। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस किसका पार्ट नहीं है? संविधान का पार्ट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, लेजिस्लेचर ने नहीं बनाए। किसने बनाए? जुडिशियरी ने। ठीक है, यहां पर ना दो बातें आती है, सुनिए। सबसे पहले कहता है कि नो वन कैन बी जज इन हिज ओन केस। दो प्रिंसिपल है, सुनिएगा। नो वन कैन बी जज इन हिज ओन केस, इसको बोलता है नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ। नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ। मेरी जो बुक है उसमें इज लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, यहां इन आएगा। नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ, इसका मतलब क्या है पहले सुनिए। नोट्स में ठीक है, बुक में गलत है। नो वन कैन बी जज इन हिज ओन केस। पहले आप मेरी बात को सुनिए बेटा ध्यान से, इधर प्लीज ऑल ऑफ यू मेरी बात सुनना। कहता है जी जज जब केस देख रहा है तो जज के सामने दो पार्टीज है। कहता है जज उन दोनों पार्टीज में से किसी का भी रिश्तेदार ना हो, जज उन दोनों पार्टीज में से किसी को जानता ना हो, जज का उस मैटर में कोई लेना देना ना हो, जज का कोई भी मॉनिटरी या नॉन मॉनिटरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। मतलब इन शॉर्ट जज फेयर जस्टिस तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। कहता है जज फेयर जस्टिस तो तभी करेगा ना जब जज एकदम अनबायस्ड है, हाँ या ना। जब जज दोनों पार्टीज को नहीं जानता, यस और नो, या दोनों पार्टीज जज की पर्सनल रिलेशन में नहीं आती। देखिए क्या कह रहा है, नो पर्सन कैन बी जज इन हिज ओन केस। कोई भी बंदा खुद के केस में जजमेंट नहीं दे सकता। भाई मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, मान लो फॉर एग्जांपल के एक बंदा है उसने रेप केस किया, या एक बंदा है उसने कोई मर्डर कर दिया। अब उसका फादर जज है और जज के बाप के सामने बेटे का मर्डर केस चल रहा है, बट बेटे पे मर्डर का इल्जाम चल रहा है। क्या फादर कभी सजाए मौत दे सकता है? अब जितने मर्जी बुरे हो, क्या आपके फादर कह सकते हैं टू बी हैंग टिल डेथ? कभी नहीं कह सकते, यस और नो। तो कहता है कभी भी कोई भी बंदा अपने केस में जज नहीं बन सकता। नो फेयर डिसीजन व्हेन इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व। क्या ये बात ठीक है कि अगर आपका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो आप कभी भी फेयर जजमेंट नहीं कर पाओगे। और कहता है वो इंटरेस्ट कैसा हो सकता है? कहता है वो पेक्यूनरी हो सकता है। पेक्यूनरी मतलब मॉनिटरी इंटरेस्ट हो सकता है। अब एक चीज बताओ, एक जज है उसके सामने केस चल रहा है और जज के पास पैसा पहुंचा हुआ है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है जिससे पैसा लिया जज उसी की जजमेंट देगा, उसी के फेवर में। तो ये तो इम्पार्शियल जजमेंट हुई नहीं। जज का कोई पर्सनल रिलेशन है, जज आपको जानता है, आप जज के रिश्तेदार हो, है ना, या सब्जेक्ट मैटर में जज का रिलेशन है। अब मेरी बात सुनिए, ना तो जज का पैसा लगा हुआ है, कोई मॉनिटरी नहीं है, ना तो मॉनिटरी है और ना ही पर्सनल है, ये बात समझ आ गई। लेकिन एक सब्जेक्ट मैटर है। मेरी बात सुनना ध्यान से, जो मैं कहना चाह रहा हूं। एक जज है, उसके सामने केस चल रहा है कि दिल्ली में सारी फैक्ट्रीज बंद कर दो, ठीक है। एक पार्टी ने, मतलब एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, एक बॉडी है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसका एक जज है मान लो, उसके सामने केस चल रहा है कि सारी की सारी दिल्ली में फैक्ट्रियां बंद कर दो। अब जो जितने भी फैक्ट्री ओनर्स है, या तो उन्होंने रिश्वत दी हुई है उसको, तो फिर तो गलत हो गया, राइट, या कोई जो जिसके अगेंस्ट केस चल रहा है वो उसका बेटा है, तो पर्सनल रिलेशन हो गया। नाउ थर्ड इज डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन दिल्ली में जितनी फैक्ट्रीज चल रही है उसको बंद करने का ऑर्डर मैंने देना है, मैं चाहूं तो दूं, चाहूं तो ना दूं, और पता चलता है दिल्ली में जितनी फैक्ट्रीज है उसमें मेरा बेटे की भी फैक्ट्रीज है। तो अब मैं ये सोच रहा हूं यार अगर सारी बंद हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इसका इफेक्ट मेरी भी फैमिली पे पड़ेगा, यस और नो, हाँ या ना। तो यहां पे क्या हो गया, मैं डायरेक्टली रिलेशन नहीं कर रहा, ना मेरा पैसे का इंटरेस्ट है, ना मेरा पार्टी से लेना देना है, लेकिन मैं जो जजमेंट दूंगा कहीं ना कहीं सब्जेक्ट मैटर मेरी फैमिली को भी हार्म करेगा, यस और नो, हाँ या ना। तो ये हो गया नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ, सिंपल है, याद हुआ, पहला प्रिंसिपल याद हो गया। देखो मैं एक बात बोलता हूं, सुनिए, मैं ये कहता हूं कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस ये कोर्ट ने दिए। पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दिए, किसने दिए? कोर्ट ने दिए। कहता जी ये क्यों दिए? सुनिए, कहता जी ये क्यों दिए? कहता क्योंकि आज भी इंडिया में जब भी कुछ गलत होता है किसी के साथ तो इंसान कहता है कि आई विल सी यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तूने मेरे साथ गलत किया, मैं तुझे कोर्ट में देख लूंगा। तो कहीं ना कहीं लोगों का कोर्ट पे विश्वास है। यस, मैं आपको बार बार कहता हूं, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, प्रैक्टिकली सोचो, 2019 चल रहा है, 2016 में किसी ने मेरी क्लास में एक बच्चे को भेजा, उस बच्चे को उसने रिकॉर्डर्स दिए और उस बच्चे ने 6 महीने मेरे 4-5 लॉ सुने, जब 4 लॉ होते थे, और 4 लॉज रोज रिकॉर्ड करके लेके गया, उस टीचर को जाके दिए। उस टीचर ने मार्केट से मेरी किताब ली, मैं क्या पढ़ाता हूं वो किताब में चार्ट्स दे रखे हैं, मैं कैसे पढ़ाता हूं उसने वो सारी चीजें घर पे सुनी और उसने अपने घर पे कैमरा लगा के रिकॉर्ड किया
और पूरे इंडिया में 3-3, 4-4 हजार रुपए में मेरे लेक्चर्स बेच दिए, राइट? क्या उसने मुझे करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया होगा? हाँ या ना? समझ रहे हो कितना नुकसान पहुंचाया उसने? मेरी रॉयल्टी आती थी साल की 18 लाख रुपए, अभी नहीं आती 20,000 रुपए। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? 18 लाख की रॉयल्टी आती थी। उसके अलावा मेरी पेन ड्राइव और फ्रेंचाइजीज थी। जो सर्विसेज मैं दे रहा हूं उसको किसी और बंदे ने चीटिंग कर ली। आप समझ रहे हो, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो कॉपी कर लिया। उसके अलावा उस बंदे ने क्या किया कि सारा का सारे लेक्चर्स भी मैंने रिकॉर्ड कराए बच्चे से। चीटिंग करी ना मैंने। अल्टीमेटली क्या किया? कोर्ट में केस ही तो किया हुआ है। और क्या किया हुआ है? और कोर्ट में जब मैंने केस किया तो जितना मेरा नुकसान हो रहा है, क्या वो सारी की सारी मैंने वहां अमाउंट लिखी होगी? यस और नो? एक विश्वास ही तो है ना कि हाँ यार मैं जीतूंगा। यस और नो? और एक चीज बताओ, प्रैक्टिकली सुनो, क्या कंटेंट मेरा है? क्या सारा कंटेंट मेरा है? सारे चार्ट्स मेरे? तुम लोग तो जानते ही हो सारे चार्ट्स मेरे हैं। क्रिएटिविटी मेरी है, ओरिजिनलिटी मेरी है, कॉपीराइट ओनर मैं हूं, सारे प्रूफ मेरे पास है। बंदे ने जो जो किया, जिस बच्चे ने वो आके यहाँ पे रिकॉर्ड करके गया, उस बच्चे ने मुझे अंडरटेकिंग दी, हाँ सर मैंने किया था ऐसा, मुझे पैसे मिले थे। जिस बच्चे ने चार्ट्स बनाए, जिस बंदे ने, वो बंदा मुझे टाइपिस्ट मिल गया और टाइपिस्ट ने भी अंडरटेकिंग दी कि हाँ जी मैंने इनकी किताब से इनके लिए चार्ट्स कॉपी किए थे। तो कहने का मतलब सारे प्रूफ है मेरे पास। जब जीतूंगा तो जीतूंगा ना यार, हाँ या ना? और मेरे को विश्वास क्यों है यार? मैं अपने बात पे एकदम सही हूं, राइट? आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, आई हैव ऑल द प्रूफ, आई हैव ऑल द एविडेंसेस। अगर इंडिया में न्याय नाम की चीज है तो मेरा केस में जीतना पक्का है। यस और नो? तो कहते हैं यार एक ये फेथ ही तो है जिसकी वजह से लोग सर्वाइव कर रहे हैं। यस और नो? इंडिया में 350 केसेस चल रहे हैं, मानता हूं। इंडिया में लोग बड़े परेशान होते हैं केस में तारीख पे तारीख, लेकिन फिर भी जजमेंट्स तो आती होगी ना यार, हाँ या ना? भाई साहब अगर आपको बताओ तो राजपाल यादव जो कॉमेडियन था 3 महीने तिहाड़ जेल में काट के आया ना। 5 करोड़ रुपए किसी के देने थे, नहीं दिए उसने। चाहे केस है 2007 का केस है, 2010 में वो हारा, उसके बाद उसने अपील फाइल करी, 2015 में हारा, फिर उसके बाद दोबारा अपील फाइल करी, 2018 में हारा। चाहे 10 साल लग गए लेकिन सजा तो मिली उसको। यस और नो? तो इंडिया में ये प्रॉब्लम है कि सजा बहुत लेट मिलती है, लेकिन लोग जो है उनका फेथ है। देखो कहता है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस क्यों जरूरी है? क्योंकि लोगों का फेथ बहुत जरूरी है सिस्टम पे। अगर लोगों का फेथ नहीं होगा तो लोग काम ही नहीं करेंगे। यस और नो? आप सोच के देखो, आप ऐसे देश में रह के करोगे क्या जहां पे आपको कोर्ट पे ही भरोसा नहीं है? प्रैक्टिकली सोचो, मैं लॉ का टीचर हूं, मैं लॉ ग्रेजुएट हूं, मैं मास्टर्स इन लॉ हूं, मैं कॉपीराइट ट्रेडमार्क आपको पढ़ाता हूं, मैं कॉपीराइट का ओनर हूं। कोई भी सामने वाला बंदा अगर राइट्स मेरे छीनता है या इन्फ्रिंज करता है और मैं कोर्ट में जाके खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, तो मुझे आपको पढ़ाने का राइट नहीं है। यस और नो? मैं अपनी नजरों में गिर जाऊंगा यार कि इफ आई एम नॉट एबल टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ देन हाउ कैन आई एक्सपेक्ट यू गाइज टू प्रोटेक्ट योर कंपनी? यस और नो? समझ रहे हो? तो कहने का मतलब ये कि अगर लोगों का जुडिशरी पे विश्वास बनाए रखना है तो उसके लिए नेचुरल जस्टिस देना जरूरी है, हाँ या ना? और हम जब जज पे जाते हैं, जब हम कोर्ट में जाते हैं, तो हम कोर्ट में जाके क्यों इतने कॉन्फिडेंट होते हैं? जो चीजों की वजह से। पहली चीज, जज जो है वो एक इंडिपेंडेंट पार्टी है। दूसरी चीज, जज मुझे और उसे दोनों को अपनी पूरी बात कहने का राइट देगा। अच्छा एक चीज बताओ, जब 2 लोग कोर्ट में जाते हैं तो इतना तो आप समझो कि एक सही होगा एक गलत होगा, हाँ या ना? एक बंदा हारेगा और एक जीतेगा। यस और नो? इतना तो जज को भी पता है। और अगर जज दोनों को बात सुनवाई का मौका दे रहा है, दोनों की बात जज सुन रहा है, इसका मतलब जज जो कुछ भी देगा फैसला वो सोच समझ के देगा ना। यस और नो? तो इसको बोलते हैं रूल ऑफ फेयर हियरिंग या ऑडी आल्ट्रम पार्टम। देखो, ऑडी आल्ट्रम पार्टम या रूल ऑफ फेयर हियरिंग, राइट? क्लियर है ये बात? देखिएगा मेरी बात, कहता है नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। किसी को भी बिना उसकी बात सुने सजा नहीं मिलनी चाहिए। यस और नो? हाँ या ना? किसी को भी, कोई भी किसी के अगेंस्ट कोई फैसला नहीं आएगा जब तक कोर्ट उसकी बात नहीं सुनेगा। समझ आ रही है बात? डन बच्चे? अच्छा आप मेरी बात सुनिएगा इधर, जो मैं कह रहा हूं। सबसे पहले क्या हुआ, किसी बंदे ने मेरा कॉपीराइट इन्फ्रिंज किया। सबसे पहले मैंने क्या किया, कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल करी होगी, हाँ या ना? मैंने क्या किया होगा, कोर्ट में केस फाइल किया होगा। हम हमेशा क्या करते हैं, सुनिएगा, हम हमेशा क्या करते हैं, क्रिमिनल लॉ में कंप्लेंट फाइल करते हैं और सिविल लॉ में प्लेंट फाइल करते हैं। कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट होना इंडिया में सिविल मैटर है। सिविल मैटर है तो प्लेंट फाइल हुई होगी। अब सबसे पहले मैंने कोर्ट में केस करा किसी XYZ के अगेंस्ट। जब मैंने XYZ के अगेंस्ट केस करा तो जिसके अगेंस्ट केस हुआ है, क्या कोर्ट उसे बताएगा नहीं है बात? कोर्ट उसे कॉपी भेजता है पिटीशन की कि ऐसे ऐसे अमित वोरा नाम का बंदा है, उसने आपके अगेंस्ट ये एलिगेशन लगाए हैं। एम आई क्लियर? अब वो जो सामने वाला बंदा है, क्या उसे अपनी सफाई में कुछ बोलने का राइट नहीं है? राइट है। तो फिर क्या करता है, वो अपना डिफेंस करता है, मतलब वो अपनी तरफ से रिप्लाई भेजता है। ये बात समझ आ गई? मैंने प्लेंट फाइल करी,
मैंने प्लेन कोर्ट में दी, कोर्ट ने कॉपी उसको दे दी, इसमें कोई डाउट? उसने उसका जवाब कोर्ट को दिया, फिर कोर्ट से मेरे को जवाब आया, क्लियर है? अब मैं उसके जवाब का जवाब देता हूं। तीन बातें होती हैं, मैंने प्लेन फाइल करी, उसने उस पर स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस दिया, क्या दिया? स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस। फिर मैंने उस पर रिप्लाई दिया, उसको रीजॉइंडर बोलते हैं, क्लियर है ये बात? अब यहां तक होने के बाद दोनों पार्टीज का आर्ग्यूमेंट्स होंगे कोर्ट में, हाँ या ना? और फिर जब आर्ग्यूमेंट्स होंगे तो मुझे भी अपनी बातें कहने का हक है, सामने वाले को भी कहने का हक है, हाँ या ना? और फिर सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट फाइनली अपनी जजमेंट दे देगा, यस और नो? इसी को द रूल ऑफ फेयर हियरिंग बोला जाता है। देखो पहली चीज सुनो, राइट टू नोटिस, कहता जी राइट टू नोटिस है। राइट टू नोटिस का मतलब क्या है कि डिफेंडेंट को राइट टू नोटिस है। मैंने जब कोर्ट में केस फाइल किया तो उसकी जानकारी सामने वाली पार्टी को मिलनी चाहिए। उसको कौन देगा जानकारी? कोर्ट देगा। ये बात सिंपल है, जवाब दो। कहता है फिर सामने वाला अपना जवाब देगा, जिसको हम बोलते हैं राइट टू प्रेजेंट, या अभी मैंने बोला था राइट टू फाइल स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस, बोला था मैंने अभी, हाँ या ना? मतलब मैंने सामने वाले पे केस किया तो कोर्ट ने उसको उसकी केस की कॉपी भेजी, वो गया राइट टू नोटिस। फिर उसने अपना जवाब दिया, वो है राइट टू प्रेजेंट। फिर मैं उसकी जवाब का दोबारा जवाब दे रहा हूं, जिसको मैंने अभी रीजॉइंडर बोला था। कहता है वो है राइट टू रिब्यूट। रिब्यूट मतलब मैंने उस पर इल्जाम लगाए, उसने उस इल्जाम को मना किया, फिर मैंने अपने सबूत लगाए कि नहीं देखो माय लॉर्ड, मैंने जो इल्जाम लगाए थे उसके मेरे पास प्रूफ है। हो गई बात खत्म, यस और नो? अब कहता है फाइनली दोनों मिलेंगे और दोनों अपने अपने सबूतों को दिखाएंगे, राइट? और फिर जब सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट अपनी जजमेंट देगा, उसको हम बोलेंगे स्पीकिंग ऑर्डर। समझ आई ये बात, यस और नो? तो अगर अभी हमसे कोई पूछे कि सर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होता है, याद हो गया? प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस वो प्रिंसिपल्स हैं जो संविधान ने नहीं दिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दिए। दीज प्रिंसिपल्स आर ग्रांटेड बाय जुडिशरी, क्यों? टू एंश्योर फेथ ऑफ पीपल इन जुडिशियल सिस्टम। देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्रिंसिपल, नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ, ऑडी आल्ट्रम पार्टम। नो वन कैन बी जज इन हिज ओन केस। जज इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इंपार्शियल होना चाहिए, उसका पर्सनल, पेक्यूनरी या सब्जेक्ट मैटर में कोई और इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। रूल ऑफ फेयर हियरिंग कहता है सबको सुनवाई का मौका मिलेगा, किसी की भी बात अनहर्ड नहीं की जाएगी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पहले आप अपना नोटिस दोगे कोर्ट को, जो प्लेन फाइल कर रहे हो उसकी कॉपी सामने वाली पार्टी के पास जाएगी, डिफेंडेंट के पास जाएगी एज नोटिस। फिर डिफेंडेंट जो है वो अपना केस, अपनी बात प्रेजेंट करेगा, अपना डिफेंस करेगा, फिर मैं अपना रीजॉइंडर फाइल करूंगा, फिर दोनों अपने अपने एविडेंसेस दिखाएंगे और फिर कहता है फाइनली कोर्ट ऑर्डर दे देगा, यस और नो? एज सिंपल एज दैट। कोई दिक्कत इसके अंदर? याद हो गया प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस? चले आगे। अब देखिए, अच्छा एक चीज बताइए, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है मेन, इसमें इधर सुनिए, एक बार बताइए, क्या जज हमेशा रिलेटेड होता होगा या हम ये मान के चलते हैं कि जज इम्पार्शियल है? हम इम्पार्शियल है, जज मान के चलते हैं। मेन हमारे लिए प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के अंदर हमारे लिए होता है हमारी सुनवाई का मौका, हाँ या ना? भाई बचपन में जब आप छोटे होते थे और आपकी और बहन की लड़ाई होती थी ना, और पापा आपको डांटते थे, तब आप भी कलपते थे, उसकी बात सुन ली, मेरी तो सुनी नहीं। इसका मतलब एक छोटे बच्चे को भी पता है कि उसे रूल ऑफ फेयर हियरिंग है या उसकी भी बात सुनने का हक है, राइट? लेकिन कहता कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है, स्पेशली ऑडी आल्ट्रम पार्टम, कभी कभी कहता है प्रोवाइड नहीं होता, और कभी कभी ये प्रोवाइड नहीं होता और आप उसके लिए आर्ग्यूमेंट भी नहीं कर सकते। सुनिए ध्यान से, कहता है देखिए इधर बच्चे मेरी बात सुनिएगा। हाँ, लेट अस टेक एन एग्जांपल, एकेडमिक इवैल्यूएशन। आप लोग सीएस का एग्जाम देते हो, आपकी मार्कशीट आती है, आपके मार्क्स आए 100 में से 38, 100 में से 39, आप फेल हो गए, ठीक है? आप कहते हो माय लॉर्ड नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हुआ है, मार्क्स देने से पहले मेरे से पूछा नहीं गया, या मार्क्स देने से पहले मेरे को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। भाई एक चीज बताओ, क्या एकेडमिकली ये पॉसिबल है? नहीं है, हाँ या ना? यस और नो? आपने परफॉर्म करा, उसके बेसिस पे इवैल्यूएशन हो गई। एकेडमिक इवैल्यूएशन से पहले आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा सकती, सिंपल सी बात है, बात ठीक है? दूसरी चीज, अगर किसी लॉ में लिखा हुआ है, तो अगर किसी लॉ में लिखा हुआ है कि हम सुनवाई का मौका नहीं देंगे, हालांकि अगर किसी लॉ में लिखे हम सुनवाई का मौका नहीं देंगे तो कोर्ट उसको असंवैधानिक डिक्लेयर कर सकता है, कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशियल रिव्यू करके अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। लेकिन कहता है अगर किसी लॉ में ही लिखा हुआ है कि नो अपॉर्चुनिटी शैल बी प्रोवाइडेड, तो इट शैल नॉट बी प्रोवाइडेड। क्लियर है ये बात, हाँ या ना? क्लियर है सबको? थर्ड कहता है इम्प्रैक्टिकेबल है, नेचुरल जस्टिस इम्प्रैक्टिकेबल है। सुनो इधर, अमित वोरा ने 50,000 लोगों के साथ घोटाला किया, होता है ना, मेजर स्कैम होता है, एक बंदे ने बहुत सारे लोगों से पैसा खा लिया, है ना? अब क्या हर एक को
नेचुरल जस्टिस देते रहोगे, हर एक का फेयर हियरिंग करते रहोगे। अगर आपको याद हो ओ माई गॉड मूवी, कांजीलाल मेहता, वो भाई साहब 1 करोड़ का केस करता है, फिर और लोग भी केसेस फाइल करते हैं, 4.5 करोड़ के केसेस पाइल अप हो जाते हैं, हाँ या ना? देखा आपने? उसमें बड़े सारे लोग अपना नाम एड ऑन कर देते हैं, देखा बाद में? देखा है कि हर बंदा जो है वो आ जाता है और कहता है मेरा भी केस कांजीलाल मेहता के साथ लगाओ, मेरा भी लगाओ। पहले केस का नाम होता है कांजीलाल मेहता वर्सेस इंश्योरेंस कंपनी, बाद में हो जाता है कांजीलाल मेहता एंड अदर्स वर्सेस इंश्योरेंस कंपनी। भाई 500 लोगों का कॉमन इंटरेस्ट है, अब क्या कोर्ट 500 लोगों को सुनेगा? पॉसिबल ही नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? वहां पे कहता है कि जहां पर इम्प्रैक्टिकेबल है, इतने सारी पार्टीज है इन्वॉल्व है, इतने सारे लोगों का इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो रहा है, वहां पर कोर्ट सारे लोगों को फेयर हियरिंग नहीं दे सकता, रैंडमली 2-4 को देगा और उसके बेसिस पे जजमेंट दे देगा। यस और नो? हाँ या ना? तो पहले बताओ 3 पॉइंट समझ आए? एकेडमिक इवैल्यूएशन किसी लॉ में ही प्रैक्टिकली मना किया हुआ है, हालांकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है। एंड थर्ड, इम्प्रैक्टिकेबल। देन चले आगे। आगे कह रहा है इमरजेंसी। पहले इमरजेंसी से पहले भी ना इंटरिम डिसिप्लिनरी एक्शन पे आते हैं। इंटरिम डिसिप्लिनरी एक्शन, मेरी बात सुनेगा ध्यान से। एक बच्चा था, ठीक है, उस बच्चे ने कुछ गलत काम किया, कुछ भी क्रिमिनल ऑफेंस किया, या उसमें कोई भी एलिगेशंस लगी, कॉलेज ने उसको रेस्टिगेट कर दिया या यूनिवर्सिटी ने उसको रेस्टिगेट कर दिया, और क्या बोला, अभी आप 1 महीने के लिए सस्पेंडेड हो, पहले हम इंक्वायरी करेंगे कि आपके अगेंस्ट ये एलिगेशन आई है, ये सही है कि गलत है। उसके बाद अगर गलत हुई तो हम आपको कॉलेज से निकाल देंगे, सही हुई तो हम आपको वापस अलाउ कर देंगे, ठीक है। अब वो बंदा कहता है माय लॉर्ड मेरे को सुनवाई का मौका नहीं दिया, मुझे सस्पेंड कर दिया। अब भाई सस्पेंशन तो इमीडिएटली होता है, आपके अगेंस्ट कंप्लेंट्स आई, आपको इमीडिएटली सस्पेंड कर दिया। यस और नो? अब पहले आप पे इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी के बाद जब आपको निकाला जाएगा उससे पहले आपको शो कॉज नोटिस दिया जाएगा। यस और नो? तो मतलब सस्पेंशन से पहले अगर आपको फेयर हियरिंग नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फाइनल टर्मिनेशन से पहले आपको हम फेयर हियरिंग देंगे, राइट। तो यहां पे कह रहा है इंटरिम डिसिप्लिनरी एक्शन। देखो क्या डिसिप्लिनरी एक्शन है या इंटरिम है? हमने आपको निकाल दिया या अभी सस्पेंड किया? सिर्फ टेम्परेरी सस्पेंड किया है, मतलब टेम्परेरी रिलीज से पहले कोई भी बॉडी अगर आपको फेयर हियरिंग नहीं देती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फाइनल जजमेंट से पहले उन्हें फेयर हियरिंग देनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है। यस और नो? डन। अगर यहां पे पॉइंट हो, अब देखो जब आप एग्जाम में आंसर लिखते हो ना, कई बार होता है आपको लगता है आपने आंसर लिखा और एग्जामिनर काट देता है या टिक करके 1 नंबर देता है, आप कहते हो गलती भी नहीं निकाली, नंबर भी 5 में से 1 दिया। यहां पर अगर बच्चा इंटरिम डिसिप्लिनरी एक्शन की जगह खाली डिसिप्लिनरी एक्शन लिखा है तो पूरा एग्जाम पूरा आंसर गलत हो गया। यस और नो? क्योंकि यहां डिसिप्लिनरी एक्शन कह रहे हैं इंटरिम। इंटरिम अगर फाइनल डिसिप्लिनरी एक्शन बिना सुनवाई के दिया जा रहा है तो वो गलत है। समझ आ रही है बात? डन? एम आई क्लियर? और यहां पर कह रहा है इमरजेंसी। आपको पता है 1975 में इंडिया में इमरजेंसी लगी थी, और इमरजेंसी, अब एक चीज समझो, आप सुनो, कभी कभी क्या होता है किसी चीज के लिए इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आ जाती है। इमरजेंसी का मतलब वही वाली जरूरी है वही वाली इमरजेंसी हो। इमरजेंसी का क्या मतलब है? सुनो, कोई इमरजेंट सिचुएशन आ गई, जिस इमरजेंट सिचुएशन के अंदर गवर्नमेंट को एक्ट करना है, ठीक है। अब गवर्नमेंट आप बताओ एक्ट करे या लोगों को पहले सुनवाई के मौके दे, क्योंकि सुनवाई के मौके देगी या फेयर जस्टिस करेगी तो इसका मतलब है टाइम लगेगा, और जब तक टाइम लगेगा तब तक पता चल रहा है सिचुएशन हाथ से चली जानी है। यस और नो? तो कहता है जहां पर प्रॉम्प्ट एक्शन इज रिक्वायर्ड, जहां पर इमीडिएट एक्शन इज रिक्वायर्ड, वहां पर कहता है नेचुरल जस्टिस नहीं होगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अभी पिछले हफ्ते ईस्टर वाले दिन अगर आपको याद हो तो श्रीलंका में 250 से 300 लोग मारे गए, हाँ या ना? अभी की बात है ना? अभी जब इतना बड़ा वहां पर हादसा हुआ तो श्रीलंका की पुलिस ने क्या किया, इमीडिएट छापे मारने शुरू कर दिए। अब श्रीलंका की पुलिस जो है वो हर जगह पे जा रही है, जहां पर भी उसे लगता है कौन कौन से मुस्लिम जो ग्रुप्स हैं, ट्रुप्स हैं वो मिले हुए हैं, वो छापे मारे हैं। अभी तक उन्होंने टोटल मिला के 31 जगह पे रेड मारी है। 31 जगह में से सबसे पूछताछ चल रही है। क्या किसी को अभी सुनवाई का मौका दिया जा रहा है? नहीं। मैं तो नहीं हूं, मैं इनोसेंट हूं, चल तू वहां जाके बात करेंगे जो करनी है। इसका मतलब क्या है, इतनी जबरदस्त इमरजेंट सिचुएशन है कि इस टाइम पे फेयर है। ऐसे कैसे आप मेरे को पकड़ सकते हो, चलना अंदर। इसका मतलब क्या है कि सिचुएशन ऐसी है कि अभी हम किसी को भी कोई राइट नहीं दे सकते। यस और नो? हाँ या ना? क्लियर है? तो मोरल ऑफ द, यहां पर क्या होता, मेनका गांधी का ना पासपोर्ट रिजेक्ट कर दिया गया था पासपोर्ट डिपार्टमेंट ने, और जब पासपोर्ट रिजेक्ट किया था तो इमरजेंसी सिचुएशन में रिजेक्ट हुआ था, तो वो कह रही थी मेरा पासपोर्ट रिजेक्ट हो रहा है। कोर्ट ने बोला जी आपका नहीं, सबका रिजेक्ट हो रहा था। उस टाइम पे किसी को भी पासपोर्ट नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे इंडिया के बाहर जाना खतरनाक हो रहा था। ये तब की बात है, 1978 का केस है ये, और 1975 में इमरजेंसी लगी थी। तो उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि इंडिया के लोग बाहर जाएंगे
जो, क्योंकि ये अगर आपको पता हो इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी अगर आपको पता हो तो कांग्रेस की थी, राइट। और अगर मेनका गांधी आपको पता हो तो बीजेपी की है, समझ रहे हो। जो बहू, ये डॉटर इन लॉ है ना, ये मेनका गांधी कौन है, इंदिरा गांधी की बहू है, डॉटर इन लॉ बहू है, पता है आपको, सोनिया गांधी की देवरानी, राइट। तो जो मेनका गांधी है वो बीजेपी की है। अब कांग्रेस ने इमरजेंसी लगा रखी है और सबके राइट सारे सस्पेंड कर दिए। आप अगर इंडिया से बाहर जाओगे, हो सकता है आप इंडिया के बाहर जाके बाहर के लोगों का सपोर्ट मांगो इंडिया को बचाने के लिए, हाँ या ना, बोल सकते हो ना कि डिक्टेटर है वगैरह वगैरह है, सारी पावर्स को छीन लिया। तो कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट को जब भी लगेगा गवर्नमेंट आपके राइट्स को सस्पेंड कर सकती है। आप एक चीज बताओ ना, आपने कभी सुना नहीं सेक्शन 144 कर्फ्यू लग जाता है, धारा 144, हाँ या ना, कहीं पर भी 5 लोग खड़े नहीं हो सकते, क्या वहां पर आपके राइट जो है वो इन्फ्रिंज नहीं हो जाते? लेकिन क्या टेम्परेरी गवर्नमेंट उसे सस्पेंड करती है ना, कर सकती है, यस और नो। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि ये 5 एक्सेप्शनल केसेस है। एनी हाउ, अगर मेरे से कोई पूछे डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस या प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, तो नेचुरल जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दिया, कोर्ट ने दिया है। इसमें आता है नेमो जुडेस इन कॉसा सुआ ऑडी अल्ट्रम पार्टम, सिंपल है। इसमें 3 इंटरेस्ट, पर्सनल, सब्जेक्ट मैटर और पेक्यूनरी। उसमें कहता है जी पहले आप सामने वाले को नोटिस दो, फिर उसके बाद वो प्रेजेंट करेगा, फिर आप रिवर्स करो, फिर इसके बाद कहता है कि आप दोनों एविडेंसेस दिखाओ और लास्ट में कोर्ट ऑर्डर दे देगा, जजमेंट दे देगा, जिसको हम स्पीकिंग ऑर्डर्स बोल रहे हैं। डन। और यहां पर कहता है एक्सेप्शंस, पहली बार स्टैट्यूटरी एक्सक्लूजन हो गई या इमरजेंसी, ये एक जैसी सिचुएशन हो गई, और 2 एक जैसी होगी, एकेडमिक और इंट्रिम, क्लियर है, और एक हो गया इम्प्रैक्टिकल। एम आई क्लियर? देन तो यहां पर हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, लाइबिलिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट आपको बहुत इजी लगी होगी, इलीगल या अल्ट्रा वायरस, बचेगा कैसे? अगर मेलाफाइड नहीं है और पार्शियलिटी नहीं है, बायसनेस मतलब पार्शियलिटी। ये भी बड़ा मजाक लगा होगा, लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, टॉर्ट्स वाली हमने पहले पढ़ी है, कॉन्ट्रैक्चुअल हमें क्लियर है कि सरकार के मतलब कॉन्ट्रैक्ट होंगे प्रेसिडेंट और गवर्नर के नाम पे, लेकिन लाइबिलिटी होगी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की। ये याद हो गया अच्छी तरह। जुडिशियल कंट्रोल 3 तरीके के, कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी एंड ऑर्डिनरी। स्टैट्यूटरी में 2 है, अपील और रेफरेंस, इधर 3 है, पहला इंजंक्शन, दूसरा डैमेजेस, तीसरा डिक्लेरेटरी। इधर जुडिशियल रिव्यू में मनसुख दास वाला केस, और मनसुख दास वाले केस के अलावा 2 चीजें, एट द टाइम ऑफ डिस्क्रिशन, एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज। डेलीगेशन में 14 और 19, एक्सरसाइज में फिर 2 बातें आ गई, एक आ गया अब्यूज और दूसरा आ गया नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड। नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड में फिर 3 केसेस आ गए, डिक्टेशन वाला, सेल्फ रेस्ट्रिक्शन वाला और मैकेनिकल वाला, और इधर 6 बातें आ गई। वैसे तो ज्यादा है पर आपके लिए काफी है 6। इम्प्रॉपर यूज वाला आ गया, मेलाफाइड वाला आ गया, रेलेवेंट चीजों को छोड़ रहे हो, इररेलेवेंट चीजें देख रहे हो, एक्सीड कर रहे हो जुरिस्डिक्शन को और वायलेट कर रहे हो नेचुरल जस्टिस को। डन, क्लियर है बच्चे? तो यहां पर हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। एम आई क्लियर? डन, थैंक यू।